1800 आपने सॉन्ग्स ऑलरेडी लिख लिए थे बिफोर कमिंग टू मुंबई। एंड मेरा सबसे पहला जो गाना था उसको गाया था अनूप जलोटा जी ने। तो वहां पे ये सोचना पड़ता है कि उस समय सीता माँ थी, उन्होंने राम जी के बारे में क्या सोचा होगा। मतलब अगर कोई ठान ले कि मुझे ये करके दिखाना है, ये कर गुजरना है, तो वो काम उसको करवाने के लिए फिर यूनिवर्स उसका साथ देने लगती है। वो कनेक्ट कर देती है कि इसने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए, भाग्य में अगर इसके नहीं भी है तो कहीं से लाके दो। त्रेता युग की बात कर रहे हैं, तो त्रेता युग में जाकर सोचना पड़ता था। गूगल पे टाइप करोगे ना सिया के राम की चौपाई, आपको पता है ये चौपाई मेरी तुलसीदास जी के नाम पे जाती है। लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने लिखा है। लव कुश का रामायण 14 मिनट का गाना है, आप यूट्यूब पे देखिएगा। 2-3 घंटे के अंदर मैंने पूरा काम किया, फिर सुबह उस गाने की शूटिंग हुई। तो बहुत ऐसे लोग मिले जो बोलेंगे कि आपके लिए ये फील्ड नहीं है, ऐसी बात कह देंगे ना कि आप वहीं पे गिव अप करके आ जाओ। 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट करने वाली थी जो कि नहीं हुआ, और वही स्वामी नारायण का प्रोजेक्ट एक मेरे पास, उनके मंदिर में जाते ही दर्शन करते ही वो फोन मुझे आया। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि भाई विश्व का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है उसके लिए मुझे लिखने के लिए बुलाया गया। जो है वुमेन जो इतने अच्छे से इतना सक्सेसफुल है, पर वो सक्सेस उन्होंने इंडियन कल्चर को अपना के अचीव की है। बिल्कुल। Hi, I'm Kavya Ramani, a Bollywood actress, best-selling author, and a success mentor based in New York. Manifest Witchcraft Conversations is a podcast series on manifestation where I explore the true meaning of success through conversations with inspiring people from around the world. This podcast is also available on Spotify. If this resonates with you, please subscribe, like, and share this episode with 3 more people. It might change their life and yours too. To learn more and be a part of this growing global movement, please search Manifest with Kavya Ramani. This is my website. Enjoy the episode. Hello and welcome to Manifest Witchcraft Conversations, and today's guest is a lyricist and writer whose words carry both depth and devotion. She has written powerful songs and scripts for television shows, films, and many other creative projects, especially in the mythological and devotional space. Her work on shows like Mahakali has always stood out to me. The songs in that show were not just lyrical but deeply meaningful, carrying emotion, faith, intensity beyond the screen. Her lyrics have been voiced by some of the India's most celebrated singers, including Shankar Mahadevan, Asha Bhosle, Kailash Khed, Daler Mehndi, Udit Narayan, Mohit Chauhan, you name it, and she has done lyrics for them, among many others. I have acted in a show called Papnashini Ganga and Paramavatar Shri Krishna, for which she has written the songs, and that's where I experienced how her writing carries not just words but energy. She is a deeply spiritual and intellectual grounded creative force. Please welcome Neetu Pandey Kranti. I will call her Neetu Didi. वेलकम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। कैसी हो काव्या? मैं बस बढ़िया, आप बताइए। एकदम बढ़िया। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज के इस पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज हम आज इतनी सारी बातें करने वाले हैं, और खासकर क्योंकि आपने जो पूरा आपका वर्क लिस्ट है उसमें आपने मेंशन किया हुआ है बहुत सारे ऐसे शोज हैं जो डिवोशनल है, स्पिरिचुअल है, माइथोलॉजिकल है। तो मतलब उस दिशा में हम थोड़ी सी बात करेंगे आज। पर जो हमारा ये पॉडकास्ट का जो टॉपिक है मैनिफेस्टेशन, थोड़ा सा उसी से शुरुआत करते हैं। पर सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? यस, तो अभी जिस एज में आप हो उस एज में मैं थी जब मैंने स्टार्ट किया है बॉम्बे आने का। एंड उसके पहले करीब 9-10 साल की जब मैं थी तब से लिखना स्टार्ट किया था। तो जर्नी उसको इसलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि एक जो प्लेटफॉर्म है वो है बॉम्बे, बॉलीवुड का। तो लिखने का एक ये था कि मुझे एक बड़ा राइटर बनना है, तो उसके लिए बॉम्बे जाना ज़रूरी है क्योंकि सारा प्लेटफॉर्म वहाँ पे है। आपको कुछ भी लिखना है, कुछ भी करना है तो मैं 16 साल की थी तो मैं बॉम्बे आई। एंड मेरा सबसे पहला जो गाना था उसको गाया था अनूप जलोटा जी ने। वाह! आपने मेरे प्रोफाइल में भी देखा होगा कि सबसे पहला नाम उन्हीं का है। और शुरुआत भी हुई थी श्री राम जी के गाने से, और मैं हूँ भी उनकी धरती यानी अयोध्या से। तो वो एक बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि शुरुआत श्री राम से हुई। जैसे वाह! हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि अगर किसी को नमस्ते करना है तो लोग राम राम जी बोलते हैं।
तो एक नमस्ते की शुरुआत जो हुई वो समझो राम जी से हुई। एंड मेरा पहला टीवी शो भी मेरा जो पहला था वो था सिया के राम, स्टार प्लस का। तो और धीरे धीरे जब मैं 2010 में आई यहाँ पे बॉम्बे में, और उसके बाद एक होता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, एक बार जज्बा बना लिया आगे बढ़ने का तो बस आगे बढ़ते चलो। काम मिलना ना मिलना बाद की बात होती है, पहले बात होती है कि आप जो है काम पाने के लिए कोशिश कितनी करते हैं। तो जो मेरी कोशिश थी वो निरंतर जो है वो चलती रही, और उसका नतीजा ये है कि आज आप मेरा पॉडकास्ट कर रहे हो। आज ये मेरा क्या कहते हैं प्रिविलेज है कि मैं आपका पॉडकास्ट ले पा रही हूँ आज। और नहीं, बहुत थैंक यू। मजा आएगा आज, क्योंकि अच्छा हम शुरुआत कर ही देते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे। तो कभी आपको पहले तो ये बात कि आपके लिए मैनिफेस्टेशन क्या है? देखो, एक होता है कि जब हम किसी चीज को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो एक होता है कि हम उस की दिशा में जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन खुद के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है कि हम ये काम कर सकते हैं। तो वो करने के लिए एक जो अपने अंदर जो है आत्मविश्वास जिसको बोलेंगे वो होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि उसके साथ ही जब तक आप किसी एक पॉजिटिव एनर्जी से नहीं जुड़ोगे, आप कितने भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई रुकावट जरूर आएगी। तो मेरा एक, जैसे मैं बताती नहीं हूँ किसी को, लेकिन अभी इसकी बात चली है तो मैं बता रही हूँ कि एक है कि जैसे जो मेरे आराध्य हैं, माता जी हैं, अम्बे माँ है, तो उनका नाम लेके मैं किसी भी काम की शुरुआत करती हूँ, और ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होता है कि ये काम मेरा होना है तो होना है, तो बस हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि भाई अगर आपने किसी काम के प्रति अपनी एक जो सच्ची मेहनत होती है वो आपने किया तो वो डेफिनेटली पूरा होगा। बस आप एक खास एनर्जी से जुड़ जाओ, जिसको भी आप चाहते हो, जिसको भी आप मानते हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है जो मैनिफेस्टेशन के साथ हैंड इन हैंड मतलब काम करते हैं। कनेक्ट क्योंकि करती है, बिल्कुल बिल्कुल आपने जैसे बताया कि एक जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके साथ कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जो मैं अक्सर कहती हूँ यूनिवर्सल एनर्जी, बट वो इन द फॉर्म ऑफ कोई भी भगवान आ सकती है। और वो कनेक्शन ही आपको एक हुक होता है, और वो बिल्कुल। हुक से आप अपने कोई भी पड़ाव को पार कर सकते हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और तो मतलब हमने अगर बात कर ही ली है कि मैनिफेस्टेशन आपके लिए क्या है, तो मतलब मैं जानना चाहूंगी कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपकी लाइफ के जहाँ पे मैनिफेस्टेशन ने काम किया हो। अगर मेरी राइटिंग जर्नी के बारे में कहूँ तो हम्म। इसमें काफी कुछ किया है, एंड इससे हटके भी अगर मैं मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं बहुत छोटी थी, और एक मतलब हादसा बोलेंगे उसे। हम्म। तो एक टाइम था, दशहरे का दिन था, और मैं बहुत छोटी थी। तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा होता है, जो मूर्ति पूजा जिसको बोलते हैं, दशहरे में मूर्ति पूजा होती थी। तो 10वें दिन जो है विसर्जन किया जाता है। हम्म। तो विसर्जन के साथ में क्या हुआ कि मैं भी थी, तो छोटी थी, और साथ में मैं भी गई। तो वहाँ क्या है, एक छोटी नदी है, तो नदी में विसर्जन होता है। एंड उस दिन क्या हुआ था, बहुत ज्यादा बारिश हुई थी सुबह में, और शाम को ये विसर्जन होना था। तो बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, और वहाँ की जो सड़कें थी, सड़क से नीचे जो वहाँ की मिट्टी थी पूरी गीली हो चुकी थी, कि मतलब कोई भी पैर रखेगा तो सीधा नदी में जाएगा। तो मेरा एक माताजी से इतना लगाव था कि जब उनकी मूर्ति उतार के लोग विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे, तो मैं वहां से उतरी। मैं ट्रक पे सॉरी ट्रॉली पे थी, तो सबने कहा कि छोटे हो मत, नीचे उतरो, बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है, और यहीं पे सेफ हो, यहीं पे तुम बैठे रहो, अभी हम लोग आते हैं। मेरे पापा, चाचा, दादाजी सब लोग थे। तो मैं नहीं मानी, और मुझे इतना लगाव था कि उनको जाते हुए ऐसा लग रहा था कि मतलब माता जी जा रही हैं, अब तो कुछ बचा नहीं, मतलब एक होता है ना, एक प्रेम, एक भक्ति, वो चीज थी। तो मैं रोते हुए जो है उतर गई नीचे। किसी को नहीं मालूम कि मैं ट्रॉली से नीचे आई हूँ,
और उधर मूर्ति लेके लोग नदी में गए और मैं उनको उनके पीछे पीछे जाते हुए अचानक से जो ब्रिज था उसके नीचे जो मिट्टी वाला पार्ट था, सड़क के किनारे वाला पार्ट, तो वहां पे ना मेरा पैर फिसला और मुझे लगा कि मैं नीचे गई। लेकिन बाय चांस एक फिल्मी सीन आप इसको बोल सकते हैं, पूरा फिल्मी सीन था, पूरा डिवोशनल, पूरा मतलब एक मेरिकल वाला सीन था। तो मैं नीचे गिर ही रही थी, अचानक से मेरे हाथ में जो है कुछ घास, दूब जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ पूजा में भी यूज होता है, दूर्बा बोलते हैं हाँ। उसको, है ना। तो वो पकड़ के मैं, मेरी पूरी बॉडी जो है वो ब्रिज से नीचे पानी में थी। समझ लो कि मैं अगर गिरती तो पानी में जाती और कोई रास्ता नहीं था। बस दूब, वही घास के सहारे मैं जो है वहां पे खड़ी हुई थी और चिल्ला रही हूँ, पापा चाचा, कोई नहीं सुन रहा है क्योंकि इतना क्राउड, सब गाने बजाने सब कर रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, कहीं बैंड बज रहे हैं, सब लोग कोई उत्साह मनाते हैं ना वहां पे, हाँ। जैसे यहाँ पे गणपति जी का होता है, तो वैसा ही माहौल था। मेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने कहा माता जी मैं तो गई। सडनली ऐसा लगा मुझे कि किसी ने अपनी गोद में उठा के मुझे पहले की तरह, जहां मैं ट्रॉली में बैठी हुई थी, वहां पे लाके मुझे किसी ने जो है वो छोड़ दिया। तो ये जो मेरिकल हुआ ना, तब से जो मेरा विश्वास है एक माता जी के प्रति, कि भाई मैं कोई भी काम हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, वो मुझे जरूर बचा लेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई गलत काम करूं और बोलूं कि वो आके मुझे बचा ले, लेकिन मेरा एक जो विश्वास है, जो श्रद्धा है, जो एक भक्ति की पराकाष्ठा बोलते हैं, वो है, वो उनके प्रति है कि कहीं कोई काम मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, बस मेरे साथ माता रानी हो। तो ये चीज जो है वो मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अनुभव किया है। और जो भी, जब भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे भी कोई भी ऐसी बात होती है कि यहाँ से मेरा निकलना मुश्किल है और अब मैं कैसे, क्या करूं, वहां पे मैं हैंड ओवर कर देती हूँ, फिर वो आके कि मुझे बस, संभाल लेती है। हाँ। और ये जो बिलीफ है ना आपका, जो मतलब कि माता रानी है वो सब कर देगी, जो मतलब बिल्कुल अगर कोई चीज है, कोई दुविधा है, तो वो संभालने के लिए अगर मैं सक्षम नहीं हूँ, तो माता रानी वो सब देख लेगी। वो देख एक रही हूँ। बिलीफ जो है ना, वो हमेशा आपको आगे आगे चलाती रहती है, आप आगे चलते रहते हो। और बिल्कुल। मुझे अभी भी याद है, आपकी मेरी मॉम से बात हुई थी और आपने बताया था कि आपका कोई कार का अभी रिसेंटली आपको कार खरीदनी थी। वो बताइए, क्योंकि वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। वो वो हुआ यूं कि हम लोगों ने ना मैं और मेरा भाई यहाँ पे साथ में रहते हैं, तो मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी। तो हम लोगों ने सोचा ऐसे ही, क्योंकि हमारे घर पे ऑलरेडी 2 कार है पहले से, तो ऐसा कुछ माइंड में था नहीं कि हमें नई कार फिर से बाई करनी है। तो एक दिन ऐसे ही हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, तो बोला क्या होगा, सोचो अगर नई दुल्हन नई कार में आए। तो मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन अभी बजट कहाँ है। तो बोल रहा है कि हाँ बजट नहीं है, छोटी कार ले लेते हैं और उसी से घर चलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तब तक टिकट नहीं करवाया हुआ था फ्लाइट का घर जाने का। तो मैं एक्चुअली 1-2 दिन में टिकट जो है बुक करने वाली थी, फिर अचानक से रुक गई। मैंने कहा अगर हमारे बजट में कार आती है तो हम कार लेते हैं, कार लेके घर चलेंगे, जितने में फ्लाइट का टिकट करेंगे उतना पेट्रोल टोल नाका जो भी है वो करके निकल लेंगे। तो हम दोनों बात कर ही रहे थे, फिर हम लोगों ने ना ऐसे ही गूगल पे सर्च करना शुरू किया, कौन सी कार हमारे लिए ठीक है। छोटी कार लेना चाहते थे, कम बजट की लेना चाहते थे। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे हम दोनों की जो है ना, ये कार अच्छी है, वो कार अच्छी है, टाटा की अच्छी है कि सुजुकी की अच्छी है, कौन सी बजट में है, क्या है। सडनली हम लोग एक दिन एक फिल्म देखने गए रात को, वहां पे हमने देखा क्या नाम है, अल्ट्रोज, टाटा अल्ट्रोज। तो नई मॉडल अभी अभी जो लॉन्च हुई है, 2-3 महीना पहले ही आई है। तो हमने नई मॉडल देखी और फिर एकदम जो बोलते हैं ना कि दिल आ जाना, तो दिल आ गया उसको देखते ही, इतनी सुंदर कार थी वो। तो फिर हमने उसको सर्च करना, खैर बजट के बाहर था, तो हमने कहा भाई ये तो बजट के बाहर जा रहा है। लेकिन बात कुछ ऐसी हुई कि उसके अलावा कोई और कार हमें अच्छी ही नहीं लग रही थी। अब दिमाग में यही घूम रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा।
तो बोल रहा है क्या सोच रही हूँ, मैंने कहा करते हैं, देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने घर पे बात की, मम्मा ने भी ऑर्डर दे दिया, बोले ठीक है तुम लोगों की खुशी है तो ले लो। ग्रीन सिग्नल उधर से भी मिल गया। फिर मैंने माता जी को बोला, मैंने कहा भाई दिला दो हम लोगों का मन है, दिला दो। अगले दिन जाके मैंने बुकिंग करी और उसके बाद में ये था, मुझे 15 दिन के अंदर कार चाहिए थी, जबकि यहाँ नॉर्मली आपने देखा होगा किसी को भी 15 दिन हाँ, के अंदर डिलीवरी नहीं मिलती है। कभी भी नई कार को इतनी जल्दी कोई नहीं देता है। कंपनी वालों ने बोला, शोरूम वालों ने, कि हम ट्राई करेंगे। मैंने कहा मेरे भाई की शादी है, 15 तारीख से पहले मुझे गाड़ी चाहिए। अब वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं और 12 तारीख तक कोई वो नहीं था कि कार आ जाएगी, कि मतलब टाइम लगेगा, ये बोलते जा रहे थे। मैंने कहा अगर 15 के पहले नहीं आई तो फिर हम नहीं लेंगे। 12 की शाम को फोन आया मुझे कि मैम कार तो मिल रही है, लेकिन जो कलर आपने चूज किया है वो कलर नहीं मिल रही है। मैंने ड्यून ग्लो किया था और उन्होंने बोला कि आपको हम जो है ये कलर नहीं दे पाएंगे, आप कोई दूसरा कलर, ग्रे कलर ले लो, कोई और कलर ले लो। व्हाइट कलर ऑलरेडी मेरे घर पे 2 कारें हैं, तो मैंने कहा व्हाइट तो नहीं चाहिए फिर मैंने किसी तरह मन मार के बोला ठीक है चलो ग्रे ही चलो, चलेगा, कोई बात नहीं। फिर सुबह फिर मैंने माता जी से बोला क्या माँ, एक तो कार ले रहे थे अपनी पसंद की, वो भी नहीं। फिर सुबह में मुझे कॉल आया कि आपके कलर वाली आपकी कार जो है कंपनी ने वो है लॉट कर दिया है। अब तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं, फटाफट सेम डे जाके बैंक पे सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं अपने उसके लोन के, सब कुछ कंप्लीट किया। और शाम होते होते रात के 10 बजे आप सोचो मेरे यहाँ ड्राइवर आ चुका था गाड़ी ले जाने वाला, हम बैंक से सब कुछ पास हो चुका था, सारा काम हो चुका था, बस गाड़ी नहीं थी। और सडनली ये हुआ कि सुबह सुबह मतलब 12-1 बजे के आसपास कॉल आया कि आज शाम को आपको आपकी गाड़ी मिल जाएगी, जो गाड़ी आप चाहते हो। तो ये कि बहुत बड़ी चीज हम लोगों के लिए हुई। मैंने कहा यार मतलब जो भी हम लोग सोचते हैं, ये होता है ना कि हम जो चाहते हैं वो काम हमारा होता है, 100% होता है। फर्क ये है कि वो एक होता है ना कि अपने बच्चों को आप हर वो चीज लाके दो जो वो चाहते हैं, लेकिन तुरंत मत दो, नहीं तो उनके अंदर फिर और इच्छाएं हाँ, जागृत होती हैं और मन बढ़ जाता है उनका, वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं कि ये जिद करूंगा तो ये चीज मिल जाएगी। तो माता रानी भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करती है, मैं जिद करती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, वो देती हैं, 100% देती हैं। लेकिन उस बीच इतना वो परेशान करती हैं, इतना कंफ्यूजन में डाल के रखती हैं कि इसको किसी बात का घमंड ना हो, ईगो ना हो। तो जो वो पाने की खुशी होती है ना, वो सस्पेंस में निकल जाती है कि पता नहीं ये खुशी मिलेगी भी या नहीं, लेकिन होता जरूर है वो काम। वो जो अटैचमेंट होता है ना कि मतलब जो हमारा, सपोज मुझे कोई गोल अचीव करना है और मेरा उसके साथ अटैचमेंट इतना ज्यादा है कि मतलब वो नहीं मिला तो मैं गई, तो मतलब तो फिर नहीं अच्छा लगेगा मुझे। पर वो पाते पाते वो जर्नी में चलते चलते वो जो अटैचमेंट है वो इतना कम हो जाता है, या फिर वो मतलब एक्साइटमेंट कम कर डिटैच हो देते जाते हैं। हैं हम। यस, और वो जो एक्साइटमेंट जब कम होती है और हम जब उसको सस्पेंस देना बंद करते हैं, तब वो चीज आसानी से हमारे पास आ जाती है। आ तो जाती है बिल्कुल। यही पैटर्न हर एक इंसान के साथ, जिसके साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, सबके साथ यही पैटर्न आती रही है। और आपने बताया वही सेम पैटर्न है अभी भी, कि मतलब सस्पेंस जब वो होता है वो इतना कम हो जाता है जब तक वो चीज आती है कि मतलब फिर वो हमें, वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड एनी मोर। वो हमें फॉर ग्रांटेड हम ले ही नहीं सकते उस चीज को। बिल्कुल। और बहुत सारी बातें मेरी मम्मा ने मुझे बताई है, आपने जो उनके साथ की है, तो मेरे पास सारा जो है खजाना मेरे पास आ चुका है, तो मैं सब आपके साथ आज बात करने वाली हूँ। आपने बिल्कुल। एक और चीज बताई थी कि 1800 आपने सॉन्ग्स ऑलरेडी लिख लिए थे बिफोर कमिंग टू मुंबई। हाँ, 1800 सॉन्ग्स, यस, दिस इज ट्रू। हाँ, तो ये आप बताइए, मैं अपने मुंह से नहीं सुनूंगी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी ये चीज। हुआ क्या कि मैं बचपन बचपन बोलूंगी, 7-8 साल की थी जब से मुझे लिरिक्स की थोड़ी बहुत समझ होने लगी थी, पोयम की समझ होने लगी थी, तो तब से मैंने लिखना स्टार्ट किया। तो मेरी एक आदत थी, मैं स्कूल से आती थी घर पे, तो ट्यूशन वगैरह नहीं होता था क्योंकि इतना पढ़ने में तेज थी मैं कि
जरूरत नहीं पड़ी मम्मी को कि कभी मेरा ट्यूशन कराए। हमेशा मैं क्लास में फर्स्ट आती थी। तो खाली टाइम में ना मैं जो है वो कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। होता है ना, क्रिएटिव माइंड होता है तो इंसान सोचता हाँ। ही है, और जो उसको बनना होता है उसका उसकी शुरुआत होने लगती है कहीं ना कहीं से। तो मैं अपने माइंड में ही कुछ ना कुछ सोचती थी, कुछ धुन क्रिएट होता था, फिर कुछ शब्द आने लगते थे, तो फिर उसको मैंने पन्नों पे लिखना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते एक डायरी, दो डायरी, करते करते मेरे पास करीब 7-8 डायरी जो है वो भर चुकी थी। और एक दिन मैंने काउंट किया, हालांकि ये बात मैंने मुंबई आने के बाद काउंट किया कि मैं देखूं तो सही मेरे सारे डायरीज में गाने कितने हैं। किसी में 200, किसी में 250, किसी में 300, जैसी जितनी मोटी बड़ी डायरी होती थी पूरा भर जाता था, फिर मैं दूसरा स्टार्ट करती थी। तो ऐसे कर करके जब मैंने काउंट किया तो 1800 से ज्यादा, 1800 कुछ गीत जो है मेरे पास हो चुके थे। मैंने कहा यार इतने सारे गाने हैं। अच्छा, तो एक ये भी माइंड में था कि एक गाने की कीमत इतना, मतलब पहले एक होता ना बचकाना, क्योंकि थी तो मैं टीनेजर में ही, तो मेच्योरिटी थी नहीं कुछ भी। तो मैं यही सोचती थी कि मेरे पास इतने गाने हैं, एक गाना मेरा इतने में बिका तो भी मेरे पास इतने पैसे हो जाएंगे, मतलब मैं बॉम्बे जा रही हूँ और उधर से करोड़पति बन के वापस आऊंगी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मुंबई में रहूंगी ना, मैंने ये सोचा कि मेरे पास इतने गाने हैं, फटाफट इसको बेच के पैसे लेके मैं वापस घर आऊंगी, इतनी गाड़ियां खरीदूंगी। ऐसे सोचती थी, एक गाड़ी मम्मा के लिए, एक गाड़ी पापा के लिए, एक गाड़ी भाइयों के लिए, एक गाड़ी मेरे लिए, मतलब बहुत कुछ। तो एक सपना होता है ना कि बच्चे हैं तो बच्चों जैसा ही सोचती थी मैं। तो वो सब करके मैं आई, और यहाँ आने के बाद जो मेरा असली वाला स्ट्रगल शुरू हुआ, और यहाँ आने के बाद जब मैंने देखा कि भाई यहाँ पे तो गाने सिचुएशन पे बनाए जाते हैं, यहाँ पे पहले आपको बताया जाता है कि ये सीन है, ये सिचुएशन है, इस पे आपको लिखना है। और मेरे पास हर तरह के गाने होते थे, पार्टी सॉन्ग्स भी लिख के रखा था मैंने रोमांटिक सॉन्ग्स ज्यादा लिख के रखे थे क्योंकि ज्यादातर वही सुनती थी। अच्छा, एक बार और एक बात और कहना चाहूंगी कि एक टीवी शो आता था, रियलिटी शो था सिंगिंग का, उसमें जज जो है वो मधुश्री, रविंद्र जैन और नदीम श्रवण थे। नदीम श्रवण में से जो श्रवण जी हैं वो थे। तो सिंगिंग का शो होता था, तो किसी बंदे ने, किसी लड़के ने जो है वहां पे कोई गाना गाया, तो रविंद्र जैन जी ने वहां पे बोला कि आजकल ऐसे गाने तो बनते नहीं है, लोग लिखते नहीं है। बहुत मीनिंगफुल गाना था, गाने का बोल मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने ये बात बोली कि आजकल ऐसे गाने बनते नहीं है, कोई लिखता नहीं है। हालांकि मैं उनको बहुत लाइक करती हूँ एज अ कंपोजर, एज अ सिंगर, एज अ लिरिक्सिस्ट, रविंद्र जैन जी को दादू बुलाती थी मैं उनको। तो मैंने सिस्टर मम्मी सबके साथ में टीवी देख ही रही थी, और मैंने उनको बोला, मैंने कहा दादू मैं ऐसा लिखती हूँ, आऊंगी जल्दी ही। मैंने ये डायलॉग घर पे अपने बोला, मैंने कहा मैं ऐसा लिखती हूँ, मैं आऊंगी जल्दी। दीदी बोल रही है अरे वो मुंबई, ये यहाँ पे तुम बैठी हो, कहाँ पहुंच जाओगी। मैंने कहा दीदी जिस दिन मैं पहुंच गई उस दिन आपकी बात करवाऊंगी। और जब मैं बॉम्बे आई, मैंने रविंद्र जैन जी से मैं मिलने गई आजीवासन स्टूडियो में, उनकी रिकॉर्डिंग थी उस दिन, तो उन्होंने वहां बुलाया मुझे। मैं फोन करती रही, करीब हफ्ते 15 दिन बाद जो है कंटिन्यू कॉल करते करते रहने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे स्टूडियो बुलाया मिलने के लिए। टाइम के कुछ 1 घंटा पहले ही मैं पहुंच गई थी, एक होता है ना एक्साइटमेंट की भाई हाँ जल्दी हाँ। ना हो जाए। तो 1 घंटा पहले पहुंची हुई थी, बाहर खड़ी थी, देखा मैंने, कार से गए अंदर, फिर मुझे बुलाया। हालांकि मुझे मालूम है कि ये भी खुद बहुत अच्छे राइटर है, लेकिन मुझे एक मिलना था उनसे। मैं मिली, बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत अच्छे कलाकार तो थे ही, इंसान बहुत अच्छे थे। तो मैं मिली, और उसके बाद में वहां पे मैं मिलने के बाद मैंने उनको बोला, मैंने कहा दादू मैं अपनी सिस्टर से आपकी बात कराना चाहती हूँ। तो बोले हाँ हाँ करवाओ, क्यों नहीं। मैंने कॉल किया घर पे, मेरी सिस्टर ने फोन उठाया। मैंने कहा दीदी गेस करो मैं कहाँ पे हूँ। बोले तुम बॉम्बे गई हो। मैंने कहा लेकिन मैं किसी से बात करवा रही हूँ। बोल रही किससे बात करवा रही हो। मैंने कहा रविंद्र जैन दादू से बात करवा रही हूँ। मैं भी उनको दादू बुलाती थी, सब लोग बुलाते हैं। तो एकदम शॉक, बोल रही है ऐसे कैसे, वहां कैसे पहुंच गई। मैंने कहा मैं उन्हीं से अभी बात, बोले झूठ बोल रही हूँ। मैंने कहा अब भी लो बात करो।
तो मेरी दोनों सिस्टर ने, किरण दीदी, सुमन दीदी ने बात की, तो बोल रही, शॉक रहेगी, बोल रही है मतलब उनको ऐसा लगा कि ये सब तो सपना, ये कहाँ, मतलब कैसे हो सकता है। तो मैंने जब बात करवाने के बाद में फिर मैं घर पे आई, फिर मैंने फोन किया, उनको बताया, बोली तुम कैसे पहुंच गई। मैंने कहा बोला था ना कि मैं आऊंगी और बात करवा। मैनिफेस्ट किया देखो आपने वो चीज की तो आपने हाँ, उस दिन बोला था कि जिस दिन मैं जाऊंगी आपसे बात करवाऊंगी, बात आपने वो एक करवाऊंगी, कनेक्शन बना लिया यूनिवर्सल पावर से, आपने उसमें आपने वो स्टेटमेंट डाल दिया कि बस मैं मिलूंगी और आपसे बात करवाऊंगी, और वो बिल्कुल चीज हो गई। हो गई। तो उस वक्त मैंने एक बात कही थी, वो बात मेरी घूम के यूनिवर्स में गई, वहां पे वो सेव हो गया। हाँ, और वक्त आया उसका, वक्त आया, और वक्त के टाइम पे जो है वो, उसने वो बात को मेरी यही चीज। सच कर दिखाया, हाँ, सच कर दिखाया। तो ये चीज होती है, कभी कभी क्या होता है, हम लोग कुछ भी बोल देते हैं कि ये काम होगा नहीं, कुछ मतलब इसमें पॉजिटिव बात भी है तो नेगेटिव भी है। हमें जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। यूनिवर्स जो है सारी बातें आपकी कैच करता है, अच्छी भी बुरी भी। पूरी भी। तो आप जैसी नियत रखोगे, जैसा सोचोगे, आपको वैसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा सोच रहे हो, तो आपके साथ अच्छा होता जाएगा। और आप अगर पहले से ही निगेटिव हो गए हो, नहीं ये काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, कहाँ जाऊं, मर जाऊं, ये मतलब होते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा निगेटिव बात करते हैं, हमेशा रोते रहते हैं। तो उनके साथ भी देखना, आप देखा होगा कई सारे लोगों का एग्जाम्पल होगा कि मतलब फिर वो हमेशा निगेटिव ही होते हैं, उनके साथ कुछ अच्छा होता भी नहीं है, क्योंकि वो वो उस उनके चीज को अराउंड समझते नहीं है। उनके आसपास का माहौल वो नहीं अच्छा क्रिएट करते हैं। ऑरा जो है उनका वो वही ऐसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि वो बात ही ऐसे करते हैं जो फिर वो जो सोचते हैं वही अपने और खींचते रहते हैं, जो मतलब अगर वो बिल्कुल नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप उनके सामने सब चीज नेगेटिव ही आने वाली है। तो मतलब बिल्कुल, कहने का मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो अच्छी चीज का करते हैं, क्योंकि अच्छी चीज मैनिफेस्टेशन का तो करें, हर चीज हर टाइम पे होता ही रहता है। वी बिल्कुल हैव टू ओनली बी माइंडफुल कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर हम माइंडफुली कर पाते हैं तो मतलब हमारे पास सब जो हमें चाहिए वो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, इसीलिए 100% स्पिरिचुअलिटी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें पॉजिटिव रखती है, और जो है वो हमें पॉजिटिव रखती है। इतना कनेक्टेड रखती है यूनिवर्सल अल्टीमेट पावर के साथ कि मतलब हम कुछ नेगेटिव सोच ही नहीं पाते हैं, और इतना बिल्कुल, हमारा बिलीव स्ट्रांग हो जाता है कि मतलब सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। अच्छा ही अच्छा होगा, बिल्कुल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और अ, आप अपनी मेहनत को मतलब जो है बहुत आपने बहुत मेहनत करी है, जो आप बता रहे हैं आपके हिसाब से, जो मतलब मैं सुन रही हूँ, बहुत ज्यादा मेहनत होती है इस चीज में, यहाँ पे इंडस्ट्री में आके इतने सारे गाने लिखना, अप्रोच करना, स्ट्रगल होता है बहुत। तो मेहनत आपने बहुत की है, पर उसी बिल्कुल, के साथ साथ जो है आपका जो फेथ है, आपका जो बिलीफ है, भरोसा है जो आपकी माता रानी पे आपका, जो वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो ये ऑडियंस है उसको अबाउट हार्ड वर्क प्लस फेथ, क्योंकि सिर्फ बैठ के सोचने से नहीं होता है, साथ में बिल्कुल, हार्ड वर्क भी होता है, पर सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होगा, बैठ के सोचना भी पड़ता है। तो आप क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? देखो ये यही है कि भई आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका जो आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो या नहीं। क्योंकि मेहनत 2 तरह की होती है। एक है कि मेरे अंदर क्रिएटिविटी है, राइटिंग करने की क्षमता है, लेकिन मैं डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही हूँ। मेहनत वो भी कर रही हूँ। मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, क्योंकि मेरी मेहनत गलत दिशा में जा रही है। जो मेरे अंदर जो क्रिएटिविटी है वो है राइटर बनने की, लेकिन मैं डॉक्टर बनने की कोशिश कर रही हूँ। उस पर मैं कितना भी भगवान को मना लूं, वो मुझे कहीं ना कहीं से वहां से वो इंजेक्शन की जगह पे मेरे हाथ में पेन देना चाहते हैं, तो वो जरिया बनाएंगे, ठीक है। तो एक जो भरोसा है वो ये है कि आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हो। जो आपके अंदर से, जो आपकी प्रतिभा है, जो हुनर आपको ईश्वर ने दिया हुआ है, उस दिशा में अगर आप मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा सा आपको अपने अंदर जो भरोसा है वो तो बनाए रखना होगा। साथ में आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ना पड़ेगा। अगर आप उसके साथ जुड़ के वो चीज करते हो, तो क्या है कि आप ना भटकोगे नहीं। आप एक रास्ता पकड़ के चलते रहोगे, पूरा हाईवे से आप सीधे जाते रहोगे। कहीं किसी तरफ अगर आपने कोई बाईपास कट मारा, तो फिर दूसरी तरफ चले जाओगे,
आप रास्ता भटक जाओगे। तो जो अध्यात्म है, जो हम जब किसी भी ईश्वर को मानते हैं, उनके प्रति कोई श्रद्धा रखते हैं, तो हम बार-बार अपने काम को लेके उनसे, मतलब लोग बोलते हैं ना कि अरे भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये भी उन्हीं के लिए है जो जानते हैं कि मैं ये कर्म करूँगा तो इसका फल निश्चित है। वो उसका टेंशन नहीं लेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ ना, ये डेफिनेटली घूम के आएगा, मुझे इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने जब हम एक ईश्वर से जुड़कर कोई काम करते हैं, तो हमारा मन जो है उस काम में एकदम, मतलब बोलते हैं कि कंसंट्रेशन जो है वो उसी काम को लेके बना रहता है। वो काम फिर ईज़िली हमारा होता चला जाता है, कहीं से कोई रुकावट कुछ नहीं, अगर आनी भी होती है तो वो टल जाती है। टल हमें जाते आगे हैं। बढ़ाने के लिए ईश्वर के साथ कनेक्ट होना बहुत बिकॉज उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते भाई। हमारे अंदर जो कुछ भी है, कला है, लिखना है, जो भी है, आज भी जब मैं लिखने बैठती हूँ तो सबसे पहले माता रानी को याद करके फिर मैं कोई काम करती हूँ। तो जब तक उनकी प्रेरणा लेके नहीं लिखती हूँ, मेरे से कुछ नहीं लिखा जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैं कोई भजन लिख रही हूँ, मैं कोई पार्टी सॉन्ग भी लिख रही हूँ ना, मैं कोई आइटम सॉन्ग भी लिख रही हूँ, तो भी मैं उनको याद करके लिखती हूँ। बिकॉज वर्ड जो है वो सरस्वती है, वो मतलब बोलते हैं विद्या है, वो एक कला है, वो एक विद्या है। उसको करने के लिए आपको जिसने ये बनाया है, जिसने ये दिया है, उसको याद करना पड़ता है, उस पर भरोसा करना पड़ता है। तो उसको याद करके अगर आप अपने काम में आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होना ही है। डेफिनेटली। और आपने डिवोशनल और स्पिरिचुअल माइथोलॉजिकल जो है टीवी शोज में और बहुत सारे ऐसी जगहों पे आपने सॉन्ग्स लिखे हैं, तो मतलब मैं जानना चाहती हूँ पर्सनली कि ऐसे सॉन्ग्स लिखने के लिए क्या आपको स्पिरिचुअली अलाइन होना पड़ता है, या फिर आप ऐसे ही रैंडमली आपको थॉट आता है और आप लिखते हो? कैसे ये आपका प्रोसेस होता है? यस, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो, अगर मैं फॉर एग्जांपल मान लो मैंने सिया के राम से स्टार्ट किया था, ठीक है, तो जब हमको सीन मिलता है कि भाई राम, जैसे मान लो जैसे फर्स्ट टाइम था कि सीता, उसमें जो जहां से मैंने स्टार्ट किया है, सीता और राम का विवाह हो चुका है, वो अयोध्या में आई है। और उसके बाद में वहां पे कुछ चौपाई था कि राम की प्रजा जो है वो राम के प्रति इतना प्रेम भाव उमड़ के पूरी भीड़ जो है वो जय जयकार कर रही है। तो सीता देख के, एक होता है ना, लड़की ने देखा कि भाई जो जिसके साथ मेरी शादी हुई है, उस बंदे को यहाँ की प्रजा इतना चाहती है, तो उस लड़की के मन में अपने ससुराल के प्रति, अपने पति के प्रति कैसी भावना आती है। तो वहां पे ये सोचना पड़ता है कि उस समय सीता माँ थी, उन्होंने राम जी के बारे में क्या सोचा होगा। क्योंकि हम आज के टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2 युग पुराने यानी त्रेता युग की बात कर रहे हैं। तो त्रेता युग में जाकर सोचना पड़ता था कि उस टाइम की सीता अपने राम के लिए क्या सोचती होंगी। तो वहां पे मैंने कुछ, वो चौपाई मुझे कुछ थोड़ी याद आ रही है कि देख निहाल कीर्ति रघुराई, निरखत राम ही सिया मुस्काई। मतलब कि देख निहाल कीर्ति रघुराई, निरखत राम ही सिया मुस्काई। राम जी की इतनी कीर्ति देखकर सीता जो है वो निहाल हो गई, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गई है। और उनको देख के राम को निरखत यानी राम को देखते हुए मुस्कुरा रही हैं कि स्वामी तुम जन जन के स्वामी। स्वामी मतलब उनके पति, तुम तो जन जन के स्वामी हो। स्वामी तुम जन जन के स्वामी, संयम सक्षम सकल सुगामी, और धन्य भई मैं जनक दुलारी, प्रभु मेरे में राम तिहारी। कि मतलब आप तो सभी के स्वामी बने हो, यहाँ पे हर कोई आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, अपना मान रहा है। और इतना आपके अंदर धैर्य है, इतने सुंदर हो, सकल सुगामी हो, इतने अच्छे राहों पे चलने वाले हो। और मैं मतलब जनक दुलारी यानी मैं सीता आपको पाके जो है वो धन्य हो गई। तो पर यस, हाँ नहीं, बोलिए। मतलब ये जो आप जो अभी बता रहे हैं, जिस तरह से मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ उस युग की तरह सोचने से नहीं होता है, ये आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है यस, जो आपको इतनी जो है एबिलिटी देता है, इतनी क्षमता देता है कि आप उस युग के क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सोच पाए। सोच और पाते हैं, बिल्कुल। एग्जैक्टली और ये जो आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, जो
जो यूनिवर्स है, जो स्पिरिचुअल पावर है, उससे कनेक्शन होता है उसी के जो है द्वारा, उसी के द्वारा आप वहीं पे जाके वो सब सोच के, और जो आपने बिल्कुल लिरिक्स लिखे हैं, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसे लिरिक्स भी आप मतलब हो सकते हैं। ये आप गूगल पे टाइप करोगे ना सिया के राम की चौपाई, आपको पता है ये चौपाई मेरी तुलसीदास जी के नाम पे जाती है। लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने लिखा है। ये मुझे लगा ही वैसे, क्योंकि जो लिरिक्स है वो तुलसीदास जी के स्टाइल में ही लिखा हुआ कुछ लगा मुझे। उनके जैसा ही है, क्योंकि चौपाई चौपाई होती है। तो हाँ हमारी तो भाषा ही अवधि है, मैं जहां से हूँ हमारी भाषा ही जो है अवधि है। और तुलसीदास जी ने पूरा श्री रामचरित्र मानस जो है वो अवधि में लिखा हुआ है। इवन आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, वो भी अवधि में है, वो उसी का पार्ट है, रामायण का ही पार्ट है। तो क्या होता है कि अब मेरे वो बोलते हैं ना रग रग में है वो चीज, वो मेरे ब्लड में है, बिकॉज मैं वहीं से हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज मेरे साथ जुड़ी हुई है। तो मुझे उस बारे में जब भी लिखना होता है तो मुझे ज्यादा, मतलब मैं बोलूंगी बहुत ज्यादा नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उन चीजों से कनेक्टेड हूँ और मेरे अंदर ईश्वर ने वो चीज भर दी है, तो वो भरी हुई है। तो लिखने में भी आसानी होती है। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर हम डिवोशनल लिख रहे हैं, मैथोलॉजी लिख रहे हैं, तो हमें अपनी भाषा पे, शब्दों पे कमांड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम आज के टाइम का कोई गाना नहीं लिख रहे हैं, कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं लिख रहे हैं जिसमें हमने उर्दू भी डाल दिया, हमने इंग्लिश वर्ड भी डाल दिए उस टाइम पे। और हमें वैसी हिंदी लिखनी है जो इजिली लोगों की समझ में आए। और हिंदी की खासियत ये है कि आपको हिंदी में, आपको इंग्लिश में जाओगे तो एक शब्द के 2 या 3 पर्यायवाची मिलेंगे, लेकिन अगर आप हिंदी में जाओगे, कम से कम कुछ नहीं तो 10-10 पर्यायवाची मिलते जाएंगे, भंडार है पूरा। लेकिन ये भी है कि किन शब्दों का कहाँ पे कैसे प्रयोग करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये तभी इंसान जान सकता है जब उसका जो अध्ययन है, उसकी जो स्टडी है, वो हाई लेवल की हो। मेरी बहुत हाई लेवल की नहीं बोलूंगी, लेकिन इतनी नहीं, जरूर बिल्कुल हाई लेवल की है। नहीं, मतलब इतनी तो है कि हाँ, मुझे अगर ऑप्शन देना हो, अच्छा मुझे ना लोग इसलिए भी ज्यादा लिखने के लिए बुलाते हैं, और मेरा प्लस पॉइंट ये रहा है लिखने का कि एक तो तुरंत का तुरंत मैं लिख के देती हूँ। मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए कि 1 हफ्ता दो, 10 दिन दो, 15 दिन दो, तब मैं लिख के दूंगी। जहां भी टाइम होता है वहां पे टाइम लेती हूँ, जहां नहीं हार्ड एंड फास्ट वाला काम होता है। और उसमें अगर किसी को ऑप्शन चाहिए तो वो ऑप्शन मैं एक नहीं 4-4 ऑप्शन लिख के देती हूँ कि जो ठीक लगे वो आप यूज करो। तो तो इसलिए मतलब तो आपके अंदर ही इतना भंडार भरा हुआ है कि मतलब जो आज के लोग जो एआई यूज करते हैं वो तो कहीं पे भी आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यस। क्योंकि आपने जैसे बताया, इतने मीनिंगफुल लिरिक्स, इतने कम टाइम में 4 ऑप्शन लिखने, इतने मीनिंगफुल वर्ड्स के साथ, और वो भी कोई और युग के, ये युग के कोई भी और योग मतलब। के बिल्कुल। हाँ, तो मतलब बहुत ही, और महाकाली जैसे जो टीवी शोज होते हैं, उसमें 7 साल पहले का शो मैं अब भी देख रही हूँ रिपीट टेलीकास्ट पे, और रिपीट पे मैं अभी भी देख रही हूँ वो, बिकॉज ऑफ उसके जो ट्रैक है, जो इसका टाइटल ट्रैक है, उसके जो सारे सॉन्ग्स है, बिकॉज ऑफ दो सॉन्ग्स मैं उसको बार बार देख रही हूँ। तो मतलब एवरग्रीन है आपके सारे सॉन्ग्स। थैंक यू। नहीं, तो यही होता है। अभी जैसे एक अभी कुछ टाइम पहले की बात है, पिछले साल की बात है। मैं जो है लखनऊ जा रही थी किसी काम से, और मैं एयरपोर्ट पे थी। मेरी फ्लाइट जो है टेक ऑफ होने में 3 मिनट बचा हुआ था। ठीक है, रनवे पे चल रही थी ऑलरेडी, जो फ्लाइट थी वो रनवे पे चल रही थी। मुझे तब तक कॉल आया, क्योंकि जब तक वो टेक ऑफ होके कुछ दूर नहीं जाती नेटवर्क रहता है प्रॉपर मोबाइल में। तो मुझे कॉल आया एक, उन्होंने बोला नहीं तो ये गाना लिखना है। मैंने कहा कब चाहिए? बोले अभी। मैंने कहा अभी अगर मैं लिख भी दूं, मैं भेजूंगी कैसे, क्योंकि फ्लाइट में हूँ, टेक ऑफ होने वाली है। बोले अरे हम लोग आधे घंटे में स्टूडियो जा रहे हैं। मैंने कहा 2 घंटे बाद जो है फ्लाइट मेरी लैंड होगी, उसके बाद ही मैं आपको भेज पाऊंगी। तो मेरी फ्लाइट थी कुछ मॉर्निंग 10-11 बजे की, 10:30 बजे की। और मैं 1-1:30 बजे के आसपास में लखनऊ पहुंचने वाली थी। तो मैंने कहा कि मैं तो भाई मैं अगर लिख भी लूं, चलो फ्लाइट में 2 घंटा है मेरे पास, भेजूंगी कैसे?
जब तक फ्लाइट लैंड नहीं होगी मैं भेज नहीं पाऊंगी। तो बोले ट्राई करो, मैंने कहा ट्रैक बना, बोले ट्रैक बना है, मैं आपको ट्यून, मैंने कहा तुरंत भेजिए। 2.5 मिनट बचे थे, 50-40 सेकेंड उसी में निकल गया। 2-2.5 मिनट बचे मेरे पास, मैंने हेडफोन लगाया, मैंने ट्यून सुनी, तुरंत मैंने वहीं पे लिखा। आप सोचो 2 मिनट के अंदर मैंने मुखड़ा और एक अंतरा वो मैंने लिखा, और उसके बाद मोबाइल पर ही टाइप करके मैंने तुरंत उसको सेंड पे डाल दिया। अब मेरे अंदर कंफ्यूजन ये था कि वो, क्योंकि तब तक फ्लाइट जो है टेक ऑफ हो चुकी थी। अब मुझे ये नहीं, मैं सस्पेंस में थी मैं कि क्योंकि वो फ्लाइट मोड पर चला गया था, तो कि मतलब लिरिक्स मेरे वहां तक पहुंचे भी हैं या नहीं वो मैं देख नहीं पा रही थी वहां पे। 2 घंटे बाद जब मैं लखनऊ पहुंची तो मैंने देखा, और फिर जैसे ही नेटवर्क ऑन हुआ धड़ाधड़ मैसेजेस आने शुरू हुए, उनका थैंक यू नीतू करके। मैंने कहा अरे मिल गया आपको? बोले हाँ पहुंच गया। बोले हम लोगों ने तो रिकॉर्ड भी कर लिया। अब आप सोचो कि ये एक बिना एक्सपीरियंस के और बिना एक नॉलेज के ये आप नहीं कर सकते। तो वो ट्यून, क्योंकि ट्यून बिठाने में ही 10-15 मिनट लगते हैं, एक बार रिपीट कर करके सुनते जाओ क्या ट्यून है क्या ट्यून है। और मैंने एक बार में सुना, एक एक लाइन सुना, ऐसे करके मैंने फटाफट लिखा, और वो 2-2.5 मिनट के अंदर। तो ये ऐसे भी मैंने काम किए हैं। यहाँ तक कि जब परमावतार श्री कृष्णा में मैं लिख रही थी उस टाइम भी ऐसे कई बार हुआ था कि जब कभी मैं घर जाती थी या कहीं और जाती थी, तो क्योंकि एपिसोड तो चलते रहते थे, डेली शॉप था, तो उसमें क्या होता था कि मैं एपिसोड मेरे पास आता था जहां पे भी लिखने का सीन होता था, और कभी कभी क्या होता था कुछ एडिशनल आ जाता था। कभी कई बार ऐसा हुआ है कि कभी एयरपोर्ट पे बैठी हूँ फोन आ गया, कभी ऑटो में किसी और मीटिंग के लिए जा रही हूँ फोन आ गया कि भाई ये लिखना है, ये चेंज करना है कल, या शाम को टेलीकास्ट है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है शाम को टेलीकास्ट है, सुबह में मुझे फोन आ रहा है लिखने के लिए, तो मैं तुरंत का तुरंत लिख के दे रही हूँ। सिया के राम में एक बार ऐसा हुआ था कि लवकुश की जब एंट्री थी, लवकुश जब राम सभा में जाके अपना रामायण सुनाते हैं, तो वो गाना पूरा इनको बनाना था पुराने रामायण की तरह, हम कथा सुनाते वाले की तरह बनाना था। तो ये था कि कल सुबह जो है 7 बजे से शूटिंग है, और मुझे शाम को फोन आ रहा है, शाम को नहीं रात को फोन आ रहा है 10-11 बजे के आसपास। अच्छा बाप रे। उस दिन क्या था, गणपति विसर्जन 10वां दिन का सबसे ज्यादा जो है भीड़ भाड़ और उसका साउंड वाला जो है दिन था, रात थी वो। मेरी बिल्डिंग के बड़े गणपति भी उसी दिन जा रहे, चारों तरफ मतलब गणपति बप्पा मोरिया ही चल रहे हैं। उस बीच मुझे लवकुश के बारे में रामायण लिखना पड़ गया। मैंने कहा सर कैसे भेजूं? बोले नीतू मैं ऐसा करो, सिंगर को मैंने स्टूडियो में बुला के बिठा लिया है, तो ऐसा करो आप थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ भेजते जाओ, मैं इधर रिकॉर्ड करता जाऊंगा। अब मैंने कहा सारे विंडो वगैरह दरवाजा बंद करने के बाद भी हो देवा गणपति देवा की आवाज गूंज रही है। मैंने कहा मैं रामायण कैसे लिखूं, इधर तो गणपति बप्पा ने पूरा शोर कर रखा हुआ है, क्या करूं? फिर भी किसी तरह मैंने अपने माइंड को सेट किया कि मुझे अभी गणपति बप्पा सुनाई नहीं दे रहे हैं। मैंने उनको साइड में किया, और फिर मैंने लवकुश का रामायण 14 मिनट का गाना है, आप यूट्यूब पे देखिएगा, या फिर स्टार प्लस का शो है तो आई थिंक जियो स्टार या किस पे आता भी होगा, उसमें भी देख सकते हो। 14 मिनट का गाना था, रात को 1 बजे तक मैंने बैठ के उसको लिखा। मतलब छोटा भी गाना नहीं था, इतना बड़ा गाना था, पूरा लवकुश का पूरा रामायण था। और एक वेरिएशन नहीं था कि एक ही उसमें लिखते जाओ, कहीं पे चौपाई, कहीं पे छंद, कहीं पे दोहे, कहीं पे अलग से गीत, अलग अलग, कहीं पे क्रेसेंडो जा रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। मतलब ये सब करके लिख के देना था मुझे। 2-3 घंटे के अंदर मैंने पूरा काम किया, फिर सुबह उस गाने की शूटिंग हुई। तो वाह। होल में आकर जो है काम करना, वो भाई जब तक आपके साथ में कोई सुपर पावर नहीं जुड़ेगा, आपका इस तरह काम कर पाना तो मुश्किल ही है। तो एक सुपर पावर की जरूरत होती है हमारी लाइफ में, जब वो जुड़ते हैं तब हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही मतलब ये जो आपका जो ये टैलेंट है, ये पता नहीं क्यों मुझे अभी तक पता नहीं था, या फिर मतलब नहीं तो मैं तो
आपके पीछे पड़ जाते हैं ये पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि ऐसी जो ये ऐसा ये टैलेंट जो है आपका, और आपका जो ये बिलीफ है, ये माइंडसेट जो आपका है, जो आपको अभी तक यहाँ तक पहुंचा चुका है। और मेरी यही दुआ होगी भगवान से कि मतलब मैं आप इससे कहीं आगे जाएं। और एक बिल्कुल। मेरा ये सवाल है कि जो यंग क्रिएटर्स है अभी के, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं कहीं ना कहीं, जो मैंने नोटिस किया है। मतलब पेशेंस जो है वो थोड़ा सा कम है अभी। तो जो ये आपका जो ये कंसिस्टेंसी है, जो आपका पेशेंस है, वो आपका क्या माइंडसेट, ऐसा कौन सा माइंडसेट है जो आपको हेल्प करता है कहीं ना कहीं गिव अप ना करने में? देखो, गिव अप जब हम कर देते हैं ना, इसका मतलब हमारे अंदर टैलेंट नहीं है। पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि क्या होता है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी। जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि ये काम मैं कर सकता हूं, ये काम मेरे लिए ही बना है, क्या होता है, गिव अप वो लोग करते, मेरे सामने भी, मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ था कि कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, कभी यहाँ पे सरवाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन अगर उस वक्त मैं हार मान गई होती कि अब तो राइटिंग में कुछ नहीं हो रहा, और लड़कियां बहुत कम राइटर हैं इंडस्ट्री में, अगर आप देखो तो लड़कियों की संख्या बहुत कम है। एक्ट्रेस सबसे ज्यादा मिलेंगी आपको, डांसर मिलेंगी, सिंगर मिलेंगी, राइटर बहुत कम है। अब तो फिर भी आने लगी है। मेरे टाइम पे तो आज के 15 साल पहले, 15 साल हो गए मुझे, 15 साल पहले इक्का दुक्का नाम सुनने में आता था। अब तो फिर भी बहुत सारी आ गई हैं। तो क्या होता है कि जब हम काम कोई भी स्टार्ट करते हैं, तो पहले जो है ना, वो हमें उस जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हम वो चीज पार कर ले जाए। जब मैं कहीं लिखने जाती थी, तब लोग ऐसे बोलते थे, ट्यून पे लिख लोगी क्या? और सबसे पहली बात बताऊं, जब मैं शुरू शुरू में आई ना, लोगों ने सबसे पहले, मतलब मेरे भाग जाने के लिए तो 5 साल काफी था, 2015 तक मैं भाग गई होती, गिव अप कर दिया होता मैंने। लोग मुझे देख के बोलते थे, बेटा अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, लिखने कहाँ आ गए? ये डायलॉग सुनती थी मैं। जब मैं बोलती थी किसी को, सर मैं राइटर हूँ, मैं लिरिसिस्ट हूँ, सर मुझे एक चांस दीजिए, जैसे लोग सारे स्ट्रगल करते, मैं भी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट किया है मैंने भी, तो सब बोलते थे कि अभी आपकी पढ़ने की उम्र है, लिखने कहाँ आ गए? और जब कोई क्योंकि आप क्या है, एज नहीं छुपा सकती, आपके चेहरे पे दिख जाएगा आपकी एज क्या है। तो अब 16-17 साल की लड़की को कौन राइटर मानेगा? राइटर का मतलब होता है, लोग अपनी जो एक माइंड सेट कर रखा है लोगों ने कि भाई कुर्ता पजामा पहने हुए, वो पेन लगाए झोला हुए, ले हुए, झोला टांगे हुए, कोई बड़ा 40-50 साल का कोई मेच्योर आदमी आया हुआ है, चश्मा उश्मा पहने, वो राइटर है। ठीक है। अब मेरे जैसी छोटी सी दुबली पतली सी लड़की कहाँ से राइटर बन जाएगी? लेकिन उस वक्त भी मेरे अंदर एक हौसला था, ये था कि नहीं, मैं लिखती हूँ। कई लोग पहले बहुत तरह से डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत होते हैं लाइफ में, तो बहुत ऐसे लोग मिले जो बोलेंगे कि आपके लिए ये फील्ड नहीं है, सीधे आपको पहली ही बार में आपको ऐसी बात कह देंगे ना कि आप वहीं पे गिव अप करके आ जाओ। बोलेंगे ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप कुछ और करो, आप कुछ और बनो, आपका ये सही नहीं है, आपका वो सही नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं अच्छा लिखता हूँ या लिखती हूँ, मुझे आगे बढ़ना है और यही मेरा एम है, मुझे इसी फील्ड पे आगे जाना है, तब तो आप आगे बढ़ जाओगे, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन अगर आप कहीं भटक गए कि अच्छा राइटिंग में नहीं हो रहा है, चलो मैं डांसर बन जाता हूँ, अच्छा इसमें कुछ नहीं हो रहा है, चलो मैं सिंगर बन जाता हूँ, अच्छा इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, चलो मैं एक्टर बन जाता हूँ, तो नतीजा ये होता है कि फिर आप कहीं के नहीं रहते। एक चीज जो आपके अंदर है, अगर एक्टिंग है तो राइटर बनने की कोशिश छोड़ दो, बाद में जब आप स्टेब्लिश हो जाओ फिर कुछ भी करो, फिर दुनिया हाँ, आपको कहने नहीं आएगी, फिर आप कुछ भी करो। लेकिन अगर मैं अभी राइटर हूँ और मैं अभी से एक्टिंग करने लग जाऊं, डायरेक्शन में चली जाऊं और कुछ कर दूं, सिंगर बन जाऊं, तो लोग यही बोलेंगे, भैया ये क्या, मतलब किस काम के लिए बुलाए लोगों को? और आज की जो यूथ है ना, वो एक काम को लेके नहीं चल रही है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, पता है, वो खुद ही कंपोज भी करेंगे, गाएंगे भी, लिखने भी बैठ जाएंगे, लिरिक्स राइटर फला, मतलब सेम बंदा है। अगर मान लो नीतू लिरिक्स राइटर, नीतू कंपोजर, नीतू सिंगर, नीतू लिसनर भी नीतू ही होगी फिर।
ये भी बात है, क्योंकि एक होता है ना कि स्पेशलिस्ट एक ही में होना चाहिए, एक ही चीज में होना चाहिए। आप किसी एक को टारगेट करो। जब आप स्टेब्लिश हो गए, सक्सेसफुल हो गए, फिर दुनिया आपको सलाम कर रही है ना, आप कुछ भी करो। आज अमिताभ ये बच्चन बात जी है। गाना गाएंगे तो भी लोग सुनेंगे। आनंद बख्शी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी। आनंद बख्शी साहब को मैं बहुत ज्यादा उनको मानती हूँ, मतलब आप आइडल बोल सकते हैं कि वो मेरे हैं राइटर में। तो वो सिंगर बनने आए थे और थे भी बहुत अच्छे सिंगर। उनके हैं दो चार गाने तो मिल ही जाएंगे सुनने को। तो वो ना सिंगर बनने आए थे, लेकिन जब उनकी राइटिंग का काम चल पड़ा ना, वो अपनी सिंगिंग को साइड में कर दिया, क्योंकि वो राइटर बहुत अच्छे थे और राइटर बन गए। और राइटिंग में देखो आप, आज उनके इतना मतलब बॉलीवुड अगर लिरिक्सिस्ट किसी को मानते हैं ना, तो आनंद बख्शी साहब हैं। क्योंकि उनसे हटके, क्योंकि इतने आसान शब्दों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं कि वो क्वालिटी हर किसी में नहीं है। वो हर राइटर में देख, बाकी राइटर्स लिखते हैं, कभी आपको उनके शब्द समझ नहीं आएंगे, कभी एकदम माइंड से आउट ऑफ माइंड हो जाता है, भैया इसका मतलब क्या है, खाली बस उसके लिए सुनते रहो अपना। धुन अच्छी लग रही है, कंपोजिशन अच्छी लग रही है, सिंगिंग अच्छी लग रही है तो सुनते रहो, लेकिन मीनिंग नहीं समझ में आते हैं। और वो इतना इजी लिखते थे कि वो किसी को भी समझ आ जाए, एक पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति को भी समझ आ जाए, और एक जो गवार आदमी है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी समझ में आ जाए। तो और ये होना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद आ रहा है कि आपने पोरस पोरस का टीवी शो जो था, उसका भी आपने टाइटल ट्रैक लिखा है। नहीं, पोरस के सारे गाने मैंने लिखे हैं। पोरस के सारे गाने आपने लिखे हैं? पोरस का उसकी लिखा, स्टोरी क्या चंद्रगुप्त है? मौर्य लिखा है। कैसे कैसे शुरुआत हुई उसकी? हाँ यही हुआ था ये, कि स्वास्तिक प्रोडक्शन के लगभग मतलब कहाँ से मैंने शुरुआत की थी, बाल कृष्णा, बाल कृष्णा से मैंने स्वास्तिक प्रोडक्शन में शुरुआत किया। तो उसके बाद महाकाली लिखा मैंने, शनि लिखा मैंने, कर्मफल दाता शनि में लिखा मैंने, फिर राधा कृष्णा, फिर उनका पोरस आया। आई थिंक राधा कृष्णा के पहले आया था पोरस। यस। हम्म। तो पोरस में ये हुआ कि मुझे एक भरोसा था, आप ओवर कॉन्फिडेंस भी बोल सकते हैं कि बाकी सारे सीरियल के मैंने लिखे और मैं इतना अच्छा लिख रही हूँ, तो ये भी मैं लिखूंगी। मुझे एक भरोसा था कि ये लिखने के लिए भी मेरे पास कॉल आएगा। तो किसी का मुझे कॉल आया था उन दिनों, किसी ने मुझे बोला कि नीतू जी आपका शो पोरस मेरा लड़का देख रहा है। मैंने कहा अच्छा सर कैसा लग रहा है, बोले बहुत अच्छा लिख रहा है। और मैंने, क्योंकि उसका एक गाना मैंने नहीं लिखा था, एक पोरस की माँ का कुछ रोमांटिक सीन था, वो मैंने नहीं लिखा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा देखो लोगों में चर्चा है कि मैं लिख रही हूँ, मैं तो लिख ही नहीं रही हूँ। अच्छा, उन्होंने बोला कि तब तक थीम वगैरह नहीं आया था, एक ही गाना आया था तब तक, उसमें एक ही दो एपिसोड हुआ था। बोले आप लिख रही है ना, मैंने कहा हाँ सर मैं लिख रही हूँ। उनको मैंने बोल दिया। अब मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, मैं पोरस नहीं लिख रही हूँ और मैंने बोल दिया कि मैं पोरस में लिख रही हूँ। मैं अंधेरी में, मेरी ये बात हुई अंधेरी से, मैं कांदीवली में रहती हूँ, तो मैं अंधेरी से आ रही थी कांदीवली, रास्ते में मुझे कॉल आया, रास्ते में मुझे कॉल आया पोरस का थीम लिखने के लिए। मैंने कहा यार मतलब मेरी बातें वहां पहुंच गई, ये कैसे, मैंने ऐसे बोला, मैंने माता जी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, मैंने बोल दिया है कि मैं पोरस में लिख रही हूँ, कोई तो गाना दिला दो। वहां ऐसे जब मैंने उनको बोला ना झूठ, तो मुझे एक गिल्ट फील हुआ कि मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चे लोग जब झूठ बोलते तो बड़े अफसोस में हो जाते हैं। मैं कभी झूठ बोलती नहीं। तो रास्ते में आते आते मुझे कॉल आ गया, बोले नीतू और मैं ट्रैक भेज रहा हूँ, पोरस का थीम लिख दो, टाइटल ट्रैक लिख दो। मैंने कहा वाह बन गई बात है मतलब रह गई इज्जत, अब शाम से बोल सकती हूँ कि पोरस में मैं लिख रही हूँ। तो एक कि कभी कभी मेरा जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी मुझे काम दिला देता है, तो जबकि मतलब ये आपका मैनिफेस्टेशन बोल सकते हैं, क्योंकि आपने बिल्कुल ये यूनिवर्स में ऑलरेडी थॉट डाल दिया था, डाल और दिया फिर था। आपको तुरंत ही कॉल आ गया फॉर द टाइटल ट्रैक ऑफ कोरस ऑल्सो। और यस, क्योंकि मतलब आपने वो चीज इतनी कॉन्फिडेंटली बोल इतनी कॉन्फिडेंटली आपने वो चीज को मान लिया था कि हाँ मैं नहीं, मैं ही लिख रही हूँ।
मैं ही लिखती और हूँ, उससे उससे बिल्कुल। पहले भी आपने बताया कि स्वास्तिक के सारे आपने शोज किए, तो यू वर लाइक आपको यही था कि मतलब कोरस का भी मैं ही लिखने वाली हूँ। मुझे मुझे ही मिलेगा, फिर यस। वो बात अलग है कि उसके एक सॉन्ग दूसरे किसी ने लिखा, पर वो फिर भी आपका जो कॉन्फिडेंस था, वो आपका जो स्टेट ऑफ माइंड था, बिलीव था, यूनिवर्स ने उसको रिफ्लेक्ट बैक किया एंड द मैनिफेस्टेशन टुक प्लेस, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। क्या हुआ कि पोरस पे ना एक चाणक्य थीम है, आप सुनना उसको, आपको मिल जाएगा हम्म। यूट्यूब पे या सोनी लिप पे भी। उसमें संस्कृत में कुछ लिखना था, चाणक्य थीम बनाना था। बोले चाणक्य थीम हम्म। कुछ, मैंने कहा संस्कृत लिखती हूँ, रुको। मतलब हिंदी संस्कृत मिक्स लिखा, एंड उसमें ऐसे बहुत सारे गाने आपको मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये तो मंत्र हैं, मतलब किसी बुक से, शास्त्र से लिए गए हैं। वो सारे मंत्र मैंने लिखे हैं, मतलब संस्कृत में। तो एक इंडस्ट्री में क्या है, संस्कृत लिखने वाले बहुत कम, मतलब ना के बराबर आपको मिलेंगे। आपको सनम तेरी कसम, लाइक ये सब मिल जाएंगे, तेरे इश्क में मर जावा मिल जाएंगे, लेकिन संस्कृत में कोई चीज लिखने वाले ना के बराबर है। तो उसमें पोरस में मैंने कई सारे जब इसका क्या नाम है, पोरस का राज्याभिषेक होता है, उस टाइम पे मंत्र अलग अलग मिल ही नहीं रहे थे उन लोगों को, कि राज्याभिषेक का एक ही मंत्र मिल रहा है, स्वस्ति न इंद्रों का ही मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो मैंने कहा सीन क्या क्या है, बोले ऐसे ऐसे 5 उससे अभिषेक हो रहा है, दूध से, हल्दी से, कुमकुम से, इन सारी चीजों से, शहद से, तो इसका अलग अलग मंत्र चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं मंत्र लिख देती हूँ, पैसे थोड़ी बढ़ा देना। तो फिर वो संस्कृत में मंत्र मैंने लिखे। ऐसे बहुत सारे गाने हैं। इवन अभी एक डीवाई पाटिल यहाँ पे कॉलेज है, आपको पता होगा, बॉम्बे में। तो वहाँ का थीम लिखने को आया मुझे, और वो थीम उनको संस्कृत में चाहिए था। तो डीवाई पाटिल का जो थीम सॉन्ग है वो मैंने संस्कृत में लिख के दिया है। तो ये भी मतलब बड़ी बात है कि संस्कृत में भी एक अलग से काम आता है मेरे पास, कि कुछ ऐसा लिखना होता है तो तो क्या भाई। मतलब आपने संस्कृत में पढ़ाई की है? हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में क्या होता है, 12th तक आपको संस्कृत पढ़ना ही पढ़ना है। 10th तक में एक पूरा सब्जेक्ट होता है संस्कृत, और 12th में जो है हिंदी 2 सब्जेक्ट बन जाता है, फर्स्ट और सेकंड। तो हिंदी फर्स्ट में हिंदी होता है और हिंदी सेकंड में संस्कृत पढ़ाई जाती है। तो मैंने कोई अलग से पढ़ाई नहीं की है। हमारे यहाँ संस्कृत बोर्ड भी है, जिसमें मेरी सिस्टर ने किया है, एमए किया हुआ है उन्होंने। तो जो बीए करते हैं उनको शास्त्री, और जो एमए करते हैं उनको आचार्य की उपाधि मिलती है संस्कृत में, मास्टर। अच्छा। संस्कृत में मास्टर मेरी बड़ी सिस्टर ने किया हुआ है, मेरे से बड़ी है। तो उन्होंने संस्कृत में किया, आचार्य हैं वो। तो मुझे नॉलेज है, मतलब संस्कृत का भी, क्योंकि क्या होता है, हम लोग पूजा पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, सारा कुछ तो संस्कृत का इतना तो है, मतलब वो अपनी भाषा है, अपनी भाषा है। हम्म। और पर संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सीखना थोड़ा सा मुश्किल भी है। नहीं और है, नहीं जैसे है। आप, नहीं है, इसलिए जैसे आप इंग्लिश बोलते हो ना, क्या है, माइंड में ही सब कुछ होता है। जैसे अभी मैं बोलूँ तो मेरे लिए इंग्लिश में बात करना एकदम से, मैं क्योंकि पढ़ाई मैंने नहीं की है इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश हम्म। सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी हूँ। तो स्पीकिंग में उतनी मतलब जितना फ्लुएंट आप बोलते हो मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज वो मैंने हम्म। अपनाया नहीं उसे। हाँ। आपने उसको अपनाया, इसलिए आप उसको बेशक बोलते जा रहे हो, कोई क्या बोलते हैं, हाँ। हिचकिचाहट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हाँ। हाँ। तो संस्कृत, वैसे संस्कृत हमारे लिए है कि जब हम क्योंकि हम पढ़ाई भी उसी चीज की कर रहे हैं, तो हम किम गच्छामि बोलते जा रहे हैं। तो जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो वेयर आर यू गोइंग, तो वैसे ही होता है, इजी है। हाँ, ग्रामर जो है ना, इसका ग्रामर समझना बहुत जरूरी है। जैसे इंग्लिश में भी है ग्रामर, बहुत जरूरी है, हिंदी में भी है ग्रामर, वैसे संस्कृत का ग्रामर है। आपके हिंदी में 2 होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन होता है। संस्कृत में 3 हाँ। 3 होते हैं, 1 2 3 होते हैं। कब कहाँ कौन सा शब्द प्रयोग होगा, बालक, बालिके, बालिके, मतलब बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है संस्कृत में। तो हमारे यहाँ क्या है, यूपी बोर्ड में 12th तक कंपलसरी है, तो वो पर पर मैं आप बोल रहे हैं कि इजी है, पर वो इतना इजीली आप जो उसके उसमें मंत्र लिख रहे हैं, उसके क्या कहते हैं, उसमें भी आप राइटिंग कर रहे हैं, वो हम्म, आपका टैलेंट है कि मतलब यस, आप इतने अच्छे से आप इसको अपना के
इजिली उसको यूज कर पा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ राइटिंग, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो सेंटेंसेस में बोलना ही बहुत टफ है। यस उसको आपने, जो आप बोल रहे हैं ग्रामर थोड़ा सा मुश्किल है, उसको आपने राइटिंग के फॉर्म में यूज करना इतना इजीली, आपने वो मंत्र, आप बोल रहे हैं मंत्र आपने लिख लिए, और आप ऐसे बोल रहे हैं मैंने मंत्र लिख लिए। और नहीं, वो मतलब इंडियन कल्चर जो है आपका, बहुत आप जी उससे जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल मुझे बड़ा मजा आया कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसी जो है वुमेन जो इतने अच्छे से इतना सक्सेसफुल है, पर वो सक्सेस उन्होंने इंडियन कल्चर को अपना के अचीव की है। बिल्कुल। बहुत मुझे अच्छा लगा ये चीज जान के। और एक मैं लास्ट मैनिफेस्टेशन का एक क्वेश्चन करना चाहूंगी बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन। मैनिफेस्टेशन में लोग अक्सर गलतियां करते हैं, मतलब कभी नेगेटिव सोचते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो आपके हिसाब से उसमें कौन सी एक ये गलती है जो लोग करते हैं जो उनको नहीं करनी चाहिए? यस, देखो क्या होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें मालूम है कि ये सही है कि गलत है। एक तो ये होता है, एक होता है कि हमें बिल्कुल पता नहीं है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। दूसरा है कि हमारे जो, जब हम गलत रास्ते पे जा रहे होते हैं और हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारी फैमिली, हमारे पेरेंट्स हैं, अगर हमें टोकते हैं कि बेटा ये रास्ता गलत है, तुम्हें इस पे नहीं जाना चाहिए, तो अगर हमें उस बारे में सच में नहीं मालूम है तो हमें वहां रुक जाना चाहिए। लेकिन हम अपने पेरेंट्स को आउटडेटेड बोल करके, बहुत ज्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा और यूथ और मॉडर्न बनाने के चक्कर में ना, जो हमारी अपनी चीज है उसको गंवा देते हैं। हम उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सही करने की कोशिश में वो काम हमसे गलत हो जाता है। जबकि ऐसा नहीं कि हमारे आसपास लोग टोकने वाले नहीं होते हैं, होते हैं, बताते हैं हमें, लेकिन हम खुद पे भरोसा ज्यादा करते हैं, उन पे कम करते हैं। दूसरी बात एक ये भी है कि कुछ आप ऐसे दोस्त बनाओ जो आपको मोटिवेट करें, जो आपके अंदर की बुराइयों को भी आपको बताएं, अच्छाइयों को भी बताएं, सिर्फ चढ़ाने वाले नहीं। कुछ लोग होते हैं ना कि मतलब वो, अरे तू तो बड़ा सुंदर दिख रहा है यार, बहुत हैंडसम दिख रहा है, तू एक्टर बन जा, है ना, तू आ जाएगा तो बस अक्षय कुमार की छुट्टी हो जाएगी। बोलते हैं लोग, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं। और कुछ जो यूथ है ना, वो उनके चक्कर में, अपने आप को अक्षय कुमार घोषित करने के चक्कर में ना, उनके अंदर की अपनी जो टैलेंट है उसको भूल कर वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। हालांकि उनके पेरेंट्स अगर रोक, क्योंकि क्या है, ये जो लाइमलाइट की दुनिया है ना, चकाचौंध वाली जो दुनिया है, ये इंसान को या तो सफल बनाती है या बर्बाद करती है। दो चीजें हैं, आप सफलता की ओर जाना चाहते हैं, बर्बादी की ओर। अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो आप वो रास्ता अपनाओ जो आपको लगता है कि मैं इस रास्ते के लिए बना हूं, कि मैं इस रास्ते पे जाऊंगा तो ये मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, ये मुझे सक्सेस देगी, ये मुझे फेम देगी। और अगर आपने लोगों के, दोस्तों के, इनके उनके कहने के चक्कर में कि मेरी चमड़ी गोरी है, मैं थोड़ा हैंडसम दिख रहा हूं, तो भाई जो लोग हैंडसम नहीं दिखते हैं वो भी सक्सेसफुल हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने भी अपना नाम कमाया है क्योंकि वो टैलेंट उनके अंदर है, वो सुंदर होने की वजह से उधर नहीं है। अब जो जगराते में गाते हैं, अगर वो बोले मैं अभी अरिजीत बन जाऊंगा, तो आप नहीं बन पाओगे, क्योंकि अरिजीत सिंह बनने के लिए उस लेवल का आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस लेवल तक जाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन आपने जगराते में गाया कुछ भी, किसी भोजपुरी स्टेज पे कुछ गाया और आपको लोगों ने चढ़ा दिया कि तू तो भैया बस अब सुखविंदर सिंह बन भी गया, अब तो तू हिमेश रेशमिया को भी पछाड़ सकता है, और आप उसके कहने पे आप आगे बढ़ गए, तो वो आपको कभी सक्सेस नहीं दिलाएगी। तो अपने हाँ जी, नहीं, तो वही मैं बोलना चाह रही हूँ कि अपने आप को तौलना आना चाहिए इंसान को, कि मैं किधर का पलड़ा जो है वो भारी है, मैं इस तरफ जाऊंगा
तो मुझे सक्सेस मिलेगी, या इस तरफ जाने से, या मेरा जो टैलेंट है वो किस तरफ है। जैसे हम जब पढ़ाई अपनी करते हैं तो हम आर्ट साइड से पढ़ता है, कोई साइंस लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, चूज करते हैं ना कि जो सब्जेक्ट हमारे मन को अच्छा लगे, जिसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा हो, बिल्कुल वही सब्जेक्ट लेते हैं। नहीं तो हमारे दोस्त लोग कॉमर्स से पढ़ रहे हैं और मुझे बायो पढ़ना है, लेकिन मैं अपने दोस्तों के चक्कर में कॉमर्स पढ़े जा रहा हूँ, जो कि आता जाता कुछ नहीं है। तो आप बताओ फिर, आप ना इधर के रहे ना उधर के। तो अपने आप को ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारी जो एनर्जी है वो किस तरफ लग रही है, नेगेटिविटी की तरफ जा रही है या पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है। तो इस पे कई बार ये होता है कि लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो आप उनका जो फील्ड होता है वो सही है, और वो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि बस मैं यहीं पे इस पाथ पे ही चलूंगी या चलूंगा, और फिर वो करते जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर कई बार वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और कई बार उनके साथ ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं जो उनको डीमोटिवेट कर देती हैं। जैसे आपने शायद मेरी मम्मा को बताया था ये बात, और स्वामी नारायण जो अबू धाबी में जो उनका वो हिंदू टेम्पल यस है, यस यस, हाँ हाँ, वो आप बताइएगा। पर मैं उसके साथ एक क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगी कि उस समय में कैसे आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करके आगे बढ़ते जाते हैं और गिव अप नहीं करते हैं, ये बताइएगा। हाँ, तो क्या हुआ कि जो स्वामीनारायण मंदिर आज के टाइम पे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, वो अबू धाबी वाला। मेरे साथ क्या हुआ कि गुजरात में स्वामीनारायण का बहुत बड़ा कोई मेला लगने वाला था, ये 2-3 साल पहले की बात है। तो वहां पे लिखने के लिए मेरे पास कॉल आया, तो मैं गई, विजिट किया वहां पे, सब कुछ समझा, थोड़ा बहुत लिखा भी, बट इन केस कुछ तो हुआ कि उन्होंने जो है वो काम वो नहीं हुआ वहां पे। खैर कोई नहीं, लेकिन मुझे स्वामीनारायण के बारे में पता चला, उस दौरान मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो उनका जन्म स्थान है वो मेरे घर से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पे है, 70 किलोमीटर्स। जब अयोध्या हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं तो वो रास्ते में पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैं उस दिन बॉम्बे आ रही थी और मैं गाड़ी से एयरपोर्ट जा रही थी, तो मैंने भाई को बोला, मैंने कहा ऐसा है, यहाँ पे छपिया है, छपिया वहां से जो मेन रोड से हम जा रहे होते उधर से लेफ्ट 5 किलोमीटर छपिया लिखा हुआ था। मैंने कहा छपिया में स्वामीनारायण का मंदिर है? बोले हाँ। मैंने कहा गाड़ी घुमा लो, भी बहुत टाइम है एयरपोर्ट जाने में। मैं जानबूझ के उस दिन मैं घर से जो है थोड़ा 1-2 घंटा पहले निकली थी, और फिर मैं मंदिर गई स्वामीनारायण के, वहां पे दर्शन किया, सब किया। मैंने कहा, क्योंकि लिखने के दौरान ही मैंने सर्च किया हुआ था तो उनके बारे में पता चला, काफी कुछ पढ़ा, काफी कुछ जानने को मिला, तो एक श्रद्धा जागृत हुई कि भाई स्वामीनारायण जी तो मतलब ईश्वर अवतार ही थे, ऐसा। तो मैंने वहां पे, और मैं मंदिर घूम ही रही थी कि मुझे कॉल आया, साजिद सर का, साजिद वाजिद जो कंपोजर है, उनका कॉल आया, और बोले नीतू कहाँ हो? बॉम्बे हो? मैंने कहा हाँ सर, अभी शाम को पहुंच जाऊंगी। तो बोले अभी कहाँ हो? तो मैंने बताया, मैंने कहा सर मैं स्वामीनारायण जी का एक टेम्पल है छपिया में, वहां पे। तो बोले उनके बारे में गाना लिखना है। मैंने कहा अच्छा, मैं मंदिर में ही हूँ, अच्छे से पूरा देख के रिसर्च करके आती हूँ, शाम को आ जाऊंगी। तो बोले ठीक है, कल मिलते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैं मतलब आप सोचो, 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट करने वाली थी जो कि नहीं हुआ, और वही स्वामीनारायण का प्रोजेक्ट एक मेरे पास, उनके मंदिर में जाते ही, दर्शन करते ही वो फोन मुझे आया। मैंने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी मुझे कोई कॉल आ सकता है, और जो गाना बनेगा वो पूरा विश्व सुनेगा। मैं बॉम्बे आई, गई वहां पे, सर से मिली, तो बोले कुछ जानती हूँ उनके बारे में? मैंने कहा सब जानती हूँ। कुछ नहीं, सब जानती हूँ, लिखना क्या है वो बताइए। इतना मन में था कि अब की बार ये प्रोजेक्ट तो हाथ से नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने देंगे। वहां पे मैंने लिखा, काम किया, लिखा, सबको अच्छा लगा। उधर से थोड़ा बहुत, क्योंकि उनका थीम सॉन्ग था मंदिर की तरफ से, कुछ फीडबैक आया, कुछ और लाइन ऐड करने थे, कुछ हटाने थे, वो सब हुआ। गाना फाइनली रिकॉर्ड हुआ, मोहित चौहान ने गाया उसे। और इनॉग्रेशन के टाइम पे उसको ये था कि मुझे भी जाना है, बट किसी वजह से मैं नहीं जा पाई, साजिद सर गए। एंड वो गाना मंदिर का थीम सॉन्ग था। आज भी वो गाना रोज मंदिर में बजता है। अब वो यूट्यूब पे इसलिए नहीं है क्योंकि मंदिर का है, इसलिए उन्होंने पब्लिकली उसको रिलीज नहीं किया है। अच्छा।
उसको मैं किसी को सुना नहीं सकती क्योंकि वो रिलीज ही नहीं है, तो मैं नहीं सुना सकती। वो जैसे ओह, होता है आपने कुछ अपना पर्सनल अपने लिए बनवाया अच्छा और अच्छा। आप डिस्पोज नहीं करना चाह, उसको पब्लिकली नहीं आउट करना चाहते हो, तो मैं आपकी चीज है क्योंकि आपके लिए मैंने काम किया है, तो मैं वो चीज खुद से नहीं कर सकती। हम्म। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि भाई विश्व का जो सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है उसके लिए मुझे लिखने के लिए बुलाया गया। तो ये मेरी बहुत बड़ी मतलब किस्मत थी, बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और जिस दिन मैं मंदिर में गई उस दिन मुझे कॉल आया। और तो ये तो सोचिए कि मतलब यस बोलिए। नहीं, मैं यही बता रही थी कि मतलब आप उस जगह पे गए, मतलब आपने पहले आपने बताया कि आप 2 साल पहले ऑलरेडी आपने ट्राई किया यस। था, बट हम्म, वो कुछ कारण से नहीं हो पाया। नहीं हो पर पाया। फिर वापस से आप छपिया में उनके मंदिर में गए, और उसी समय पे आपको, जब उसी आप समय। उस स्वामी नारायण के मंदिर में थे, उसी समय पे आपको वो कॉल आया। एंड मतलब दिस इज वेरी वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि यस। ऐसी चीज का जो आपको अनुभव हुआ, आपको जो ये प्रिविलेज मिला इस सॉन्ग को लिखने का, वो बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है। एंड बिल्कुल। मुझे बड़ा मजा आया ये कहानी सुन के। आपने बहुत सारी ऐसी ऐसे सॉन्ग्स है जो आपने लिखे हैं, पर कई बार ऐसा होता है और हुआ है, मतलब कोई और उसका क्रेडिट ले जाता है। कुछ ऐसी चीजें भी हुई हैं। यस तो यस। मतलब इस समय में आपको, आप अपने जो काबू में कैसे रखते हैं, आपका जो इमोशंस है वो काबू में रखना, और फिर भी आगे बढ़ना बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि मेरे लिए तो ये पर्सनली बहुत ही हार्ड होगा अगर बिल्कुल। मैं आपकी जगह पे होंगी। तो मतलब पहले आप अपना किस्सा सुनाइए, एंड देन टेल अस कि आप कैसे ये करते हैं। तो हुआ यूं था कि मुझे एक जो है बड़ी फिल्म के लिए मुझसे लिखवाया गया। और करीब 4-5 महीने होने के बाद मुझे सडनली पता चला कि ये तो मैंने इस फिल्म के लिए लिखा था। पहले नहीं बताया गया नाम फिल्म का, बस ये बताया गया एक बड़ी फिल्म का है नीतू, आप लिख दो। मैंने कहा ठीक है, लिख दिया मैंने। बाद में जब मैंने देखा कि उस गाने पे जो है, जो मैंने लिरिक्स लिख के दिया था, आधे से ज्यादा लिरिक्स मेरे लिखे हुए थे और नाम किसी और का। मैंने बाद में कॉल किया, पूछा, मैंने कहा सर मतलब क्या है ये? तो बोल रहे कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता था और ये कंपनी और प्रोडक्शन की तरफ से सब कुछ था और इसकी वजह से। मैंने कहा चलो मान लिया, मैंने मेरा गाना नहीं गया कोई बात नहीं, गाने में मेरे शब्द क्या कर रहे हैं, मेरी लाइंस मेरे थॉट्स वो क्या कर रहे हैं। आपने दूसरे से लिखवाया ठीक है, बहुत राइटर है, किसी से भी लिखो, कहीं भी मतलब काम मिलना ना मिलना बात की बात होती, लेकिन मेरे गाने को तोड़ के क्यों करवाया गया? एकदम खामोश, कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो बोल रहे हैं सॉरी और नीतू मैं नेक्स्ट टाइम पक्का मैं करूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकती हूँ बट कुछ करूंगी नहीं, क्योंकि मैं थोड़ी चीजों में जो है डर जाने वाली या हार मान लेने वाली या किसी को जो है लोगों के सामने बेइज्जत करने वालों में से नहीं हूँ। हालाँकि मैं कुछ भी कर सकती थी, उनके खिलाफ एक्शन ले सकती थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अपने आप को मैंने बहुत ज़्यादा काम डाउन किया। मैंने कहा भई ये ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। और ठीक है, आज ये कोई बड़ी फ़िल्म है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हो सकता है मुझे इससे भी बड़ा कोई काम मिलने वाला हो, इसलिए ये काम यहाँ पे आके कट गया। इसलिए। और एक बात मैं बता दूँ कि मैं जब कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, तो अगर वो मेरा काम नहीं होता है, तो मैं ये अपने माइंड में ये बात सबसे पहले बिठाती हूँ कि शायद इससे बड़ा होने वाला है, इसलिए मेरा ये छोटा-सा काम नहीं हुआ। तो ये जो मेरे अंदर का विश्वास है ना, वो मुझे कभी बहुत ज़्यादा मतलब दुखी नहीं होने देता। पहले होती थी, पहले बहुत दुखी होती थी, पहले सोचती थी मैं मतलब लगता है कि कोई काम नहीं मिलेगा, कुछ नौकरी करनी पड़ेगी, कोई और फील्ड में जाना पड़ेगा और किया भी मैंने, कहीं-कहीं पे मैंने जॉब जॉइन किया, लेकिन नतीजा ये हुआ कि 1 ही 2 महीने के अंदर छोड़ना भी पड़ा, क्योंकि वो जगह मेरे लिए थी ही नहीं। तो मैंने कहा नहीं मैं जॉब करने नहीं आई हूँ, मैं राइटर बनने आई हूँ, 2-4 महीने काम नहीं रहेगा ना सही, इसी में मुझे स्ट्रगल करना है, जितना भी करना होगा इसी में करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ़ सर्वाइव करने के लिए मैं दूसरी जगह पे जाके बैठ जाऊँ, अपनी क्रिएटिविटी भूल जाऊँ, ये मेरे बस की बात नहीं।
लोगों के मुंह पे मैंने ऐसा चेक फेंक के मैं आ गई हूँ, मैंने कहा नहीं करना मुझे। एक तो मतलब शुरू से जो रहा है कि किसी की बात हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई आके बिना वजह अगर हम पे डांटे, और यहाँ पे ज्यादा होता है, लोग बॉसगिरी दिखाने के चक्कर में डांटते हैं, और ये पता नहीं मतलब क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि लोग जो है वो अपनी भड़ास दूसरों पे निकालते हैं। तो ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ था, किसी ने मेरी मुझे मतलब अपनी गलती छुपाने के लिए मेरे ऊपर कुछ डाल दिया, और कि डांट मुझे पड़े। तो मैंने जब की ही नहीं है तो मैं डांट सुनूंगी क्यों? कोई कंपनी का ऑनर हो, बॉस हो, कोई भी हो, मैंने कहा ये लो अपनी जॉब अपने पास रखो, जो पैसे बचते हैं वो भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे करना ही नहीं है। तो ऐसे करके मैं उस जगह से छोड़ के आई हूँ, कई सारी जगहों से छोड़ के आई। तो मैं समझ गई कि मुझे जॉब मेरे लिए नहीं है, मैं जॉब के लिए नहीं बनी हूँ, मैं अपना खुद की राइटिंग के फील्ड में ही आगे बढ़ने के लिए बनी हूँ। और टच वुड, जब से मैंने ये थॉट अपनाया है, ये मैंने अपना माइंड बनाया है कि अब मुझे कोई जॉब नहीं करनी है, कुछ नहीं, सिर्फ राइटिंग करनी है, तब से बहुत कुछ काम मिला है मुझे, बहुत ज्यादा, बहुत स्ट्रांग प्रोफाइल बनी है मेरी। और मतलब बोलते हैं ना कि माता रानी कभी भी मुझे खाली नहीं बैठने देती है, कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है। इतने अच्छा, और जो आपने मुझसे पूछा कि ऐसा मेरे साथ हुआ जब मेरे लिरिक्स, ऐसा एक बार नहीं हुआ है, कई बार हो चुका है। ये तो बड़ी फिल्म था, इससे भी बड़ी एक और फिल्म थी, उसके लिए भी मेरा गाना फाइनल हो चुका था, सब कुछ हो चुका था। जब फिल्म रिलीज हुई पता चला ये गाना जो है वो रिप्लेस हो गया। ये मतलब 3 बड़ी मूवी इसी साल, 3 बड़ी मूवीज में मेरे गाने थे और तीनों हट गए। बोलो। तो मैं वही सोच रही हूँ कि शायद 2026 में 6 बड़ी मूवीज में मेरे गाने आने वाले। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी कि जो ये यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है ना, वो बिल्कुल इसीलिए कर रहा है क्योंकि इससे कहीं ज्यादा बड़ा आपके साथ होने वाला है। होने वाला है, और हुआ है ऐसा कई बार। एक बार और बता रही हूँ मैं, एक बार ऐसे ही हुआ था, कोई एक शो मेरे हाथ से चला गया, टीवी शो था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये शो मेरे हाथ से चला गया, पेनिनसुला प्रोडक्शन का ही था नाम भी ले लूंगी तो वो शो मेरे हाथ से चला गया। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 4-5 शो वहाँ पे लिख चुकी हूँ, तो मुझे ये था कि सर मुझसे ही लिखवाएंगे, बट किसी और से लिखवाया उन्होंने, खैर कोई नहीं। तो मेरे अंदर थोड़ा दुख हुआ, फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है एक के बदले 2-4 मिलने वाला हो। और सच मानो, उसके दूसरे ही महीने पे मुझे स्वास्तिक प्रोडक्शन का 3 शो एक साथ मिला था। वाह। राम सिया के लोकुश चल रहा था, उसमें लिखा मैंने, राधा कृष्णा चल रहा था, जय कन्हैया लाल चल रहा था, और स्वास्तिक के तो ऑलमोस्ट सारे के सारे शोज मैंने ही लिखे हैं, मतलब। और जिसको नहीं पता, मैं उनके लिए उनको बता दूं कि स्वास्तिक जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस फॉर टीवी शोज यस, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, माइथोलॉजी शोज के लिए। और मतलब ये स्वास्थ्य प्रोडक्शन इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, तो मतलब इसके लिए 3 शोज एक साथ एक ही महीने में आना बहुत बड़ी बात है इन मेरा महाकाली, पोरस, राधा कृष्णा, ये सब भी मेरा साथ में ही चल रहा था। परमावतार कृष्णा के बाद ही ये सारे शो साथ में चल रहे थे। और अभी अभी जो चल रहा है शिव शक्ति, शिव शक्ति पे ऑलमोस्ट मेरे ही गाने बज रहे हैं। आप थीम सॉन्ग ले लो, टाइटल ट्रैक ले लो, या शिव जी का रोमांटिक सॉन्ग सुन लो, जिसके लिए अभी मैं 2024 में दोबारा नॉमिनेट हुई थी आईटी अवार्ड के लिए। वाह। तो ये जो हालांकि सारा मिला नहीं आपका मुझे है अवार्ड नहीं, पर वो हम मैनिफेस्ट करेंगे साथ में आपको आईटी अवार्ड मिल जाए, नहीं, क्योंकि जितने उसके आप मुझे फिल्म फेयर चाहिए ना इसलिए वाह, उसको ये सही बात है। मतलब यूनिवर्स आपके लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, जिसके लिए ये सारी बिल्कुल, चीजें आपके साथ हो रही है। एक जो मैं हमेशा ये माइंडसेट बताती हूँ लोगों को कि जो यूनिवर्स है वो एक पजल पीस सॉल्व कर रहा है। अब बिल्कुल, उसका जो फाइनल पिक्चर है वो यूनिवर्स को पता है, पता हमें है, नहीं पता, पर वो यूनिवर्स को ऑलरेडी पता है। हम बिल्कुल। सिर्फ वो प्रोसेस देख रहे हैं कि वो एक काला पजल पीस है, एक सफेद है, एक भूरा है, एक गोरा है। वो मतलब कोई एक ऐसे विचित्र पीस है, तो मतलब हमको सिर्फ वो टूटे हुए पीसेस दिख रहे हैं। जो दिख रहे पूरा हैं, पिक्चर है वो यूनिवर्स को पता है। तो मतलब हमें सिर्फ प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और बिल्कुल, कंसिस्टेंसी रखनी है, और वो इजिली सारी चीजें अपने आप होती जाएंगी और आपको होती जाएगी, आपकी सफलता मिल जाएगी। बिल्कुल। बिल्कुल, पजल पीस पूरा होने पे आपको पूरा पिक्चर दिख जाएगा। फिर यस, नई पजल पीस, फिर नई पजल शुरू होगी।
हाँ हाँ, वो तो कंटिन्यूटी में है ना। वो तो होता रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की तरफ, जो है फास्ट हम्म, 5 राउंड। इट इज काइंड ऑफ अ रैपिड फायर राउंड जो हम बोल सकते हैं इसको। मैं आपको 5 सवाल करूंगी और उसके आपको जवाब देने हैं एक शब्द में या एक सेंटेंस में, या फिर एक छोटे से आइडिया में आपको उसका जवाब देना होगा। ओके। मैनिफेस्टेशन क्या है? विश्वास और श्रद्धा। वाह। जब लाइफ टफ हो, पॉजिटिव रहने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? शांत हो जाना। वाह। बिलीफ स्ट्रांग कैसे रखें जब रिजल्ट्स दिख नहीं रहे हो? आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो बस अपने कर्मों पे भरोसा रखो। वेरी गुड। मेहनत और फेथ, इन दोनों का परफेक्ट बैलेंस क्या होना चाहिए? मेहनत और फेथ। आप जिस फील्ड में मेहनत कर रहे हो उसको एक पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ के उसके प्रति लगे रहो। सही बात, बिल्कुल सही बात। नेगेटिव थॉट्स आए तो उनके साथ फाइट करने करें या उनको लेट गो करें? लेट गो करें। फाइट करने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब ये जो सारे आपके जो थॉट्स हैं बहुत ही स्ट्रांग है, और इसी की वजह से आप जो है इतने सक्सेसफुल लाइफ में हो पाए हैं और आगे होंगे। मुझे इसका जो है बिलीफ है कि आप आगे भी इसमें बढ़ते रहेंगे। और थैंक बिल्कुल। यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पर जाने से पहले आपको मैं आखिरी 2 सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि सवालों का जो भंडार है वो चलता ही रहने आपके वाला है। पास है। क्यूरियोसिटी, हाँ वो शब्दों का भंडार आपके पास है, सवालों का भंडार मेरे पास है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में एक मिथ, जो मतलब मिथ होता है, एक भ्रम तोड़ना चाहें, तो जो लोग सबसे ज्यादा गलत समझते हैं मैनिफेस्टेशन के बारे में, वो क्या है? क्योंकि उन्हें अपने ना कर्मों पे भरोसा नहीं होता है। वो इतना निगेटिव हो चुके होते हैं कि उनको दूसरों की चीजों पे लगता है कि ये तो किस्मत वाला है इसलिए ऐसा हो गया। अगर वो ये समझ ले कि इससे भी बड़ा किस्मत वाला मैं बन सकता हूँ अपने आप को उस दिशा में ले जाके, तो फिर वो उस चीज को जो है वो भूल जाएंगे। उनको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो अध्यात्म, वो शक्ति, वो एनर्जी लानी पड़ेगी जिसकी वजह से जो है वो उस चीज को हटा दें। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई मुझे इसको तो ये चीज मतलब नेपोटिज्म की वजह से ये सक्सेस हो गया, इसकी वजह से ये हो गया है, तो वो फिर वो उनका कोई इलाज नहीं है। उनकी सही बात है। निगेटिविटी दूर नहीं कर सकता फिर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मतलब पॉजिटिव सोचना ही, मतलब वो यूनिवर्स के एक हुक से कनेक्ट होना ही उनके लिए एक बिल्कुल। हल हो पाएगा, 100%। कि वो यस। अपने जो नेगेटिविटी है वो उस स्पिरिचुअलिटी से या यूनिवर्स से कनेक्ट होके वो अपनी नेगेटिविटी को दूर कर पाएंगे, कर पाए है ना? बिल्कुल। और आखिरी सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी वो मेरी ये पॉडकास्ट के बारे में है कि आपके हिसाब से जब सक्सेसफुल लोग अपनी रियल जर्नीज, मतलब ऐसे जो आपने बताया, आप जो सक्सेसफुल, इतनी सक्सेसफुल पर्सनालिटी है, आपने अपने स्ट्रगल, फेथ और प्रोसेस के बारे में बताया, तो ऐसी जर्नीज जान के लोगों को क्या फायदा होगा? अगर कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, होपलेस है कि भाई मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए ये पॉडकास्ट बहुत जरूरी है कि कोई एक लड़की होकर के, मतलब ज्यादातर लोग लड़कियों को कमजोर समझते हैं, हालांकि मेरे इधर ऐसा कोई नहीं है इस विचारधारा का, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं। तो एक छोटे से गांव, गांव में बोलूंगी, एक छोटे से गांव कस्बे से निकलकर एक लड़की जीरो से स्टार्ट करके बॉम्बे जैसे महानगर में अगर वो अपने आप को स्टैब्लिश राइटर बना सकती है, तो क्यों कोई भी हो, उसके अंदर सिर्फ एक तो जज्बा होना चाहिए काम करने का, जो काम कर रहा है उसमें उसका हुनर होना चाहिए, वो उस काम में काबिल होना चाहिए, क्योंकि काबिल है तभी कामयाबी मिलेगी। अगर कोई ये सोच ले कि मैं मुझे ये नहीं आता और मैं बन जाऊं, तो नहीं बन सकता। तो वो चीज उसके अंदर होनी चाहिए कि भाई मैं ये काम
करना चाहता हूँ ठान ले। मतलब अगर कोई ठान ले कि मुझे ये करके दिखाना है, ये कर गुजरना है, तो वो काम उसको करवाने के लिए फिर यूनिवर्स उसका साथ देने लगती है। वो कनेक्ट कर देती है कि इसने ठान लिया है, कुछ भी हो जाए, भाग्य में अगर इसके नहीं भी है तो कहीं से लाके दो। वो यूनिवर्स जो है ना, आपका जो भाग्य है वो खुद क्रिएट करने लगती है फिर। मतलब लोग बोलते हैं ना कि भाग्य बदल देते हैं, तो एक अध्यात्म है कि आपने ईश्वर से बोला कि मुझे ये काम करना है, कैसे भी करना है, मुझे ये बनना है। और अगर आपकी लाइफ में, आपकी किस्मत में वो चीज नहीं है, तो भी यूनिवर्स वो देगी कि भैया ये तो इसी में लगा हुआ है, तो इसको दो कहीं से, नहीं तो जो उनका विधान है वो गलत हो जाएगा। तो आपके अंदर इतनी कार्य करने की, काम करने की क्षमता होनी चाहिए, इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी किस्मत बदल दो, और वो आपके हाथ में है। अगर आपने कोई चीज ठान ली है तो उसको कर गुजरिए। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज मेरे ये पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करके, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं जो ये इतने सारे सॉन्ग के साथ कनेक्टेड थी, और उन सॉन्ग्स के पीछे जो हाथ आपका था वो जानने के बाद जो ये कनेक्शन हमारा बना है, मुझे बहुत ही मजा आया ये जान के कि इतने आप सक्सेसफुल हैं, इतने आपने बहुत सारे काम किए हैं, और नो डाउट आप आगे भी, क्योंकि सक्सेस जो है वो कोई एक पड़ाव नहीं है। नहीं है, सक्सेस बिल्कुल। मतलब हमेशा आप जहाँ पे हो उससे कहीं और पहुंचने तक का जो सफर है वही सक्सेस है। एक बात है कि सक्सेसफुल होना बड़ी बात नहीं है, सक्सेस बने रहना बड़ी बात है। तो आपकी वो बने रहने की जो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या होता है ना, ज्यादातर लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, बने नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ईगो, कुछ ना कुछ ऐसी बातें आती है जो उनको फिर से जो है उनका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो आपका एक बढ़ते हुए, मतलब बने रहना, उस लेवल पे बने रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बिल्कुल तब हो पाता है जब आप अध्यात्म से जुड़ते हो। बिल्कुल। और सक्सेस को हैंडल करना, उसको हैंडल कर पाना भी एक एबिलिटी है, जो बैलेंस आपने बनाए जैसे रखना, बताया बिल्कुल कि आप बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी के साथ जब कनेक्टेड हो जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है वो एक पीस आ जाता है, और आप आसानी से किसी भी चीज को हैंडल कर पाते हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो चैलेंजेस हो, कुछ भी आपको अगर उसको आपको अगर कर गुजरना है तो आप एक जो है यूनिवर्सल पावर के साथ, जो आप जिसमें भी आप मानते हो उसमें आपको हमेशा जुड़े रहना उससे क्या चाहिए। होता है, उससे ना हमारे अंदर जो है ना वो सात्विकता आ जाती है। जैसे 3 गुण होते हैं ना, सतो, रजो और तमो। तो जो तमो क्या बोलते हैं, सतो गुण होता है, जब सात्विकता हमारे अंदर आती है तब हम किसी भी बात को फेस कर सकते हैं। सक्सेसफुल होने के बाद भी हम अपने आप को कामयाब बनाए रख सकते हैं। तो वो जुड़ाव वहां से होता है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और आज की जो आपकी जो ये आपने जो हमें ज्ञान दिया है इतना सारा, वो मैं समेट के लोगों को देना चाहूंगी। और बिल्कुल। आज की जो हमने सक्सेस जर्नी के बारे में देखा, इसमें हमने जाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी उतार चढ़ाव आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ बोल दे, चाहे क्या कुछ हो जाए, पर आपको अपने जो जर्नी है उस पे भरोसा रखना है। भरोसा रखना और चाहिए। पर यूनिवर्स के साथ जो अल्टीमेट पावर है उसके साथ कनेक्टेड रहने से आपको क्या फायदे हो सकते हैं, क्या आप उसके साथ जुड़ने से आप कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में हमने आज जाना है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। थैंक यू और काव्या, थैंक यू। बड़ा गॉड मजा ब्लेस आया यू। आज।